हेलो एवरीवन, वेलकम टू पी डब्ल्यू आई टी जैम एंड सी एस आई आर नेट। आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत किया जाता है पी डब्ल्यू के इस अमेजिंग लर्निंग प्लेटफॉर्म पी डब्ल्यू आई टी जैम एंड सी एस आई आर नेट पर। नमस्कार, मेरा नाम है केशव गिलोत्रा और चलिए शुरू करते हैं। हम आप सभी के साथ यहाँ पर आई टी जैम बैच की इस प्रिपरेशन को बहुत ही बेहतर तरीके से आगे बढ़ाएंगे। हम लोग यहाँ पर आई टी जैम बैच को टारगेट कर रहे हैं, जहाँ पर मेरे पास जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है आप लोगों को रियल एनालिसिस सिखाने की। तो यही रियल एनालिसिस का पहला लेक्चर आप सभी के साथ मैं यहाँ पर डिलीवर करूँगा। आई होप आप लोगों को इस क्लास में कोई भी डाउट नहीं आने वाला। बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल बेसिक सिनेरियो से हम यहाँ पर अब चीज़ों को क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे, डिस्कशन करेंगे और इसको यहाँ पर अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। ठीक है जी, तो चलिए बढ़ते हैं। आज की इस लाइव क्लास में हम यहाँ पर जो पढ़ने वाले हैं वो यहाँ पर पढ़ेंगे। हम लोग यहाँ पर बेसिक ऑफ अ सेट के ऊपर बात पढ़ेंगे, बाकी हम लोग इस टाइप को यहाँ पर हटा देते हैं। बेसिक ऑफ अ सेट थ्योरी की इस डिस्कशन को हम यहाँ पर ले रहे होंगे बहुत ही बेहतर तरीके से। ठीक है जी, तो चलिए जी आज की क्लास को अब हम लोग यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं बहुत ही बेहतर और उम्दा तरीके से। तो स्टार्ट करते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। यस एवरीवन, पढ़ना चाहते हो ना? आ जाओ, पढ़ा देंगे। चलो आओ, तो स्टार्ट करते हैं बेसिक ऑफ द सेट थ्योरी। तो आज की क्लास में मेरा जो यहाँ पर टारगेट रहने वाला है, अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर बात करूँ कि टुडे मैं किस किस टॉपिक के ऊपर यहाँ पर बात करने वाला हूँ। आज मैं यहाँ पर बात करूँगा सेट क्या होता है, हम यहाँ पर बात करेंगे सबसेट क्या होता है, हम यहाँ पर बात करेंगे सर एम्प्टी सेट क्या होता है, हम यहाँ पर बात करेंगे सर पोटेंशियल ऑफ अ सेट क्या होता है ना, पोटेंशियल ऑफ अ सेट क्या होता है। हम यहाँ पर बात कर रहे होंगे सर पावर सेट के ऊपर बात कर रहे होंगे, पावर सेट क्या होता है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पर बात कर रहे होंगे दैट इज अ पोटेंशियल ऑफ पावर सेट, कि भाई पावर सेट के अंदर कितना पोटेंशियल है। ये सारे पॉइंट्स आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए जी बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ पर आज का पहला टॉपिक आता है कि व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द सेट। तो हैश टैग टॉपिक आप लोग यहाँ पर इसमें अपने नोट्स को भी देखो, बनाना चाहो तो बना सकते हो साथ साथ नोट्स, कोई ऐसी कंपलसरी नहीं है कि आप लोग बाद में बनाएंगे। कुछ स्टूडेंट होते हैं जो साथ साथ नोट डाउन करते हुए चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से समझ जाते हैं, कुछ नहीं होते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग भी अपना कंफर्ट जोन यहाँ पर ले सकते हैं। और ये रिकॉर्डेड बैच है ना, वन शॉट में रिकॉर्ड करेंगे। मतलब अगर ये 40 मिनट की या 50 मिनट की 1 घंटे की भी क्लास है तो हम लोग यहाँ पर जो है कट नहीं मारने वाले। स्टार्ट करेंगे और थैंक यू बोलकर एंड करेंगे, बीच में कट नहीं होगा। आप लोगों को यहाँ पर एक बढ़िया सा रिकॉर्डेड बैच यहाँ पर हम लोग प्रोवाइड करेंगे। स्टार्ट करते हैं यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से। सभी लोग कमेंट सेक्शन पे यहाँ पर अपना नेम वगैरह जरूर लिख देना। मैं टीचर पोर्टल से आप लोगों के जरूर नेम को यहाँ पर देख रहा हूँ। स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है हैश टैग सेट, कि भाई हमारे पास ये सेट नाम की क्या बला है। आओ जरा अब इसको समझ लेते हैं। सेट क्या होता है? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सर ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कोई बात नहीं। अ वेल डिफाइंड, क्योंकि आज बेसिक पहला टॉपिक है ना, बिल्कुल बेसिक से उठाएंगे। और हाँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अपने लेक्चर्स को यहाँ पर जो है बिल्कुल बेसिक से उठाऊंगा और आप लोगों को जो है जैम लेवल तक लेकर चलेंगे। अगर आप लोगों को मैथमेटिक्स नहीं भी आती है ना, तब भी कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है ना। स्टैटिस्टिक्स में ही खेलते रहे हैं अभी तक, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। मैथ्स के ये प्योर मैथमेटिक्स का ये कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग यहाँ पर डिलीवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं यहाँ पर बेसिक डेफिनेशन। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, फिर से बात क्लियर कर रहा हूं मैं यहाँ पर। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट, कि ये मेरे पास यहाँ पर सेट है। यस एवरीवन, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट, कि भाई ये जो है वो मेरे पास यहाँ पर सेट है। अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि वेल डिफाइंड का बेसिक मीनिंग क्या है, अगर किसी को यहाँ पर पता है तो वो कमेंट सेक्शन पे बता सकता है। हाँ हाँ, बातचीत कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट तो कर ही सकते हो, जरूरी लाइव में हम लाइव चैट करते हैं, रिकॉर्डेड में कमेंट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो वेल डिफाइंड का मतलब क्या है कि हमारे को यहाँ पर कि देयर इज नो कंफ्यूजन, देयर इज नो कंफ्यूजन, कि सर हमें यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए अबाउट द ऑब्जेक्ट, अबाउट ऑब्जेक्ट, कि हमें सर उस ऑब्जेक्ट के बारे में
about the object, there is no confusion about the object is related to the collection or is not related to the connection. is related, क्या वो हमारे पास यहाँ पर उससे रिलेट कर पाएगा, रिलेटेड टू द कलेक्शन जो हम लोग यहाँ पर ले पा रहे हैं, और नॉट रिलेटेड टू द कलेक्शन, नॉट रिलेटेड टू कलेक्शन। अब यहाँ पर कई एजुकेटर्स कई जगह पर इसको ये भी लिखा होता है, देयर इज नो कंफ्यूजन अबाउट इंक्लूजन एंड द एक्सक्लूजन ऑफ द ऑब्जेक्ट। मैंने उसको सिंपल भाषा में बोल दिया कि वो रिलेटेड टू द कलेक्शन या नॉट रिलेटेड टू द कलेक्शन। कलेक्शन को शॉर्ट फॉर्म में COLL भी लिखते हैं। तो कलेक्शन मतलब जो पर्टिकुलर हम जिस भी एलिमेंट के ऊपर बात करने वाले हैं, जिस भी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम बात करने वाले हैं, वो उस कलेक्शन के अंदर आएगा या नहीं आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अब हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं बड़े ध्यान से, अब आप लोग इसको समझना। आओ जरा, अब हम लोग इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। हम लोग इसको यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, कैसे कि ध्यान से समझना। मेरे पास यहाँ पर एक S1 का कलेक्शन है, जहाँ पर मैंने ऐसा बोल दिया कि ये क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल गुड स्टूडेंट, कलेक्शन ऑफ ऑल गुड स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th, कि मेरे पास यहाँ पर, या फिर हाँ चलो इसको ऐसे लिख देते हैं, क्लास 12th, हाँ या ना, क्लास 12th। तो क्या हुआ कि यहाँ पर अब आप लोगों को लगता है कि जब मैंने ये बात बोली कलेक्शन ऑफ ऑल गुड स्टूडेंट ऑफ द क्लास 12th, तो क्या इसमें कंफ्यूजन होगी या नहीं होगी? देखना, अब इसके ऊपर ना एक टीचर 1 है, टीचर 1 है, वो बोलते हैं कि मेरे लिए वो गुड स्टूडेंट है जिसका बिहेवियर जो है वो गुड है, जिसका बिहेवियर गुड है। फिर टीचर 2 बोलते हैं हमारे लिए कि मेरे लिए वो गुड स्टूडेंट है जिसकी 11th क्लास में, जिसके 11th क्लास में 75% मार्क्स से ज़्यादा आए हों, है ना, जिसके 11th क्लास में 75% मार्क्स से ज़्यादा आए हों। मेरे लिए तीसरा टीचर वो बोलता है कि मेरे लिए वो गुड स्टूडेंट है जिसकी ड्रेस जो है, जिसकी ड्रेसिंग सेंस गुड है, जिसकी ड्रेस गुड है, मेरे लिए वो है, मतलब वो पूरी स्कूल की प्रॉपर यूनिफॉर्म में है, बालों को कंघी करी हुई है, हेयर आर द कॉम्ड, यूनिफॉर्म जो है वो प्रेस है, शूज़ जो है वो पॉलिश है, नेल जो है वो कटे हुए हैं, वेल डिसिप्लिन में है, टाई उसकी ऊपर तक लगी हुई है, वेल डिसिप्लिन वो फॉलो कर रहा है। तो टीचर 3 ये बोलता है। फिर आता है मेरे पास यहाँ पर एक एक्स स्टूडेंट कि अपने टीचर्स को कहता है कि सर क्या मैं गुड स्टूडेंट की कलेक्शन में हूँ? तो टीचर 1 बोलते हैं हाँ भाई तेरे मार्क्स कितने, है ना, हाँ टीचर 1 क्या कहता है कि मेरे लिए वो गुड स्टूडेंट है जो बिहेवियर जिसका गुड है। लेकिन टीचर 1 को पता है एक्स बड़ा बदतमीज लड़का है, तो इसलिए वो बोल देते हैं नॉट अ गुड स्टूडेंट, नॉट अ गुड स्टूडेंट, ठीक है जी। लेकिन टीचर 2 बोल देते हैं कि नहीं सर इसके ना 11th क्लास में 85% आए थे। और टीचर 3 भी बोल देते हैं नहीं सर इसकी तो ड्रेसिंग सेंस भी अच्छी नहीं है, तो इसका मतलब ये बेचारा मुंह लटका के चला जाता है, इसका मतलब ये जो है यहाँ पर नॉट अ गुड स्टूडेंट है। फिर एक और वाई, अब यहाँ पर हमारे पास अब तो झड़ी लग जाएगी क्योंकि बच्चे जो हैं गुड स्टूडेंट की कलेक्शन में आना चाहते हैं। तो क्या हो गया कि हमारे पास यहाँ पर एक वाई स्टूडेंट आया, फिर से बोल दिया टीचर 1 ने कि हाँ सर इसका बिहेवियर भी गुड है। लेकिन टीचर 2 बोलता है ना सर इसके तो सर हमारे पास यहाँ पर सर 61% मार्क्स हैं, है ना, इसके कितने परसेंट मार्क्स हैं, 61%, सर ये तो गुड नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है। यहाँ पर हमें हो रहा है कि कंफ्यूजन किसको ले और किसको ना ले। तो ऐसे करके कुछ स्टूडेंट का मुंह लटका हुआ है और ऐसे करके कुछ स्टूडेंट को हैप्पी मिल रहा है क्योंकि कंफ्यूजन है ना। तो अब सीधी सीधी सी बात है, अब हम इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। तो अब हम लोगों ने एक और कलेक्शन लिया यहाँ पर S2 में सीधा सीधा हम लोगों ने बोल दिया कलेक्शन ऑफ ऑल दो स्टूडेंट। हम लोगों ने वो स्टूडेंट की अब कलेक्शन लेनी है जिनकी who's having more than 75% marks in 11th क्लास, जिनके 11th क्लास में 75% से या 70% से ज़्यादा है वो हमारे इस कलेक्शन में आएंगे। तो अब सीधी सीधी सी बात है, रूल हट गया, वो कंफ्यूजन हट गई। लेकिन हमने यहाँ पर सेट को देखो, सेट के अंदर इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये एलिमेंट के ऊपर बात कर रहा है और ये एलिमेंट को आने के लिए एक रूल यहाँ पर उसने बना दिया। एक रूल है 70% से ज़्यादा मार्क्स आएंगे
तो वो कलेक्शन ऑफ गुड स्टूडेंट में यहाँ पर आएगा, कलेक्शन ऑफ ऑल दोज गुड स्टूडेंट, कलेक्शन ऑफ ऑल दोज, यहाँ पर आप लोग लिख लो गुड स्टूडेंट। तो हम लोगों ने यहाँ पर इसको गुड स्टूडेंट लिख दिया जिनके मोर देन 75% से ज़्यादा है। तो अब कंफ्यूजन दूर हो गई। अब कोई भी स्टूडेंट आ जाए, चाहे एक्स स्टूडेंट आ जाए, वाई स्टूडेंट आ जाए, जेड स्टूडेंट आ जाए, वो बोलेगा कि सर मेरे 72% मार्क्स हैं तो गुड स्टूडेंट है। अगर सर वो बोलेगा मेरे 60% मार्क्स है तो भाई अभी तो इस कलेक्शन में नहीं आ सकता। वो बोलेगा सर मेरे 98% मार्क्स है तो जेड वाले को तो चरण दबा के हम यहाँ पर गुड स्टूडेंट की कैटेगरी में डालेंगे या नहीं डालेंगे? आया ना, आया ना, गुड स्टूडेंट की कैटेगरी में डालेंगे ना। तो वही बात है यहाँ पर, इसी तरीके से हम इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे। दिस इज नोन एज द सेट, कि सेट जो होता है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। तो अगर मैं यहाँ पर अभी तक आप लोगों को इसके ऊपर यहाँ पर समरी दूं, तो अभी तक हम लोगों ने सेट के ऊपर बात करी है कि सेट जो है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट मेरे पास यहाँ पर होते हैं। अब ये जो सेट होते हैं ना हमारे पास यहाँ पर, बेटा ये दो तरीके से होते हैं। एक होती है हमारे पास यहाँ पर रोस्टर फॉर्म, यस एवरीवन, एक होती है हमारे पास यहाँ पर रोस्टर फॉर्म, और एक होती है हमारे पास यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म, है ना, है ना। हमारे पास यहाँ पर क्या बनती है? सेट बिल्डर फॉर्म बनती है। लेकिन मैं इन दोनों के बारे में डिस्कशन नहीं करूंगा, इसके बारे में जानकारी लेना आप लोगों के लिए होमवर्क है, सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, क्योंकि ये आप लोगों का 11th क्लास का टॉपिक है। ये आप लोग एक बार 11th क्लास से जाकर एक बार देख सकते हैं। आप लोगों का कोई छोटा भाई बहन होगा, रोस्टर फॉर्म ऑफ द सेट एंड द सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ द सेट, ये सारा का सारा पॉइंट आप लोगों को यहाँ पर चेक करना होगा। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। चलो आ जाओ, अब हमें सेट के बारे में जो है सारी बातचीत यहाँ पर क्लियर हो गई, आया ना जी सर। अब हमारे पास यहाँ पर बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर, अब सर सबसेट क्या होता है इसके ऊपर अब हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं कि सर सबसेट क्या है, किस तरीके से क्या होता है। देखो मान लो लेट ए एंड बी आर टू सेट, है ना, टू सेट मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है। मेरे पास क्या है? दो सेट है। अच्छा एक और बात, एक पीछे आप लोग पीछे यहाँ पर इसको लिख लो, सेट इज डिनोटेड बाय, है ना, सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी इन जर्नली, है ना। जर्नली हम लोग इनको यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं। और जो सेट के एलिमेंट्स होते हैं हम उनको स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन आगे चल के हम इनको डिफाइन करेंगे, है ना। और ए बी सी डी हैं, ए बी सी डी तो डिनोट करते ही हैं, लेकिन सेट के एलिमेंट्स को हम लोग ऐसे कर्ल ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, है ना। हम लोग यहाँ पर सेट के सभी एलिमेंट्स को हम लोग यहाँ पर कर्ल ब्रैकेट में लिखते हैं, उसे हम लोग सेट का नेम यहाँ पर देते हैं, हाँ या ना, उसे हम लोग यहाँ पर सेट का नेम देते हैं। आओ जरा अब इसको और समझ लेते हैं, चल जा भाई। हाँ, तो मेरे पास यहाँ पर ए और बी, मेरे पास यहाँ पर दो सेट हैं। नाउ नाउ अगर मैं आप लोगों को ऐसा बोलूं कि बी इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी, सबसेट ऑफ कैपिटल ए, कि बी जो है वो सबसेट ऑफ कैपिटल ए है इफ वो इस कंडीशन को वेरीफाई करे। कौन सी कंडीशन को? फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू बी, दिस इंप्लाइज वो जो एक्स है मेरे पास यहाँ पर ए के अंदर आ जाए, देन बी इज सबसेट ऑफ ए। तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर बी जो है वो मेरे पास यहाँ पर क्या हो जाए? सबसेट ऑफ ए हो जाए। और इसको डिनोट कैसे किया जाता है? बी इज सबसेट ऑफ ए इज डिनोटेड बाय, आप लोग यहाँ पर लिख लो, बी इज सबसेट ऑफ ए इज डिनोटेड बाय। इसको हम लोग किस तरीके से डिनोट करते हैं? लाइक दिस, दैट इज बी इज द सबसेट ऑफ ए, मतलब बी इज कंटेन्ड इन ए। मतलब मेरे पास यहाँ पर b के सभी एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं। x बिलोंग्स टू b का मतलब क्या है ना, x जो है वो b के अंदर रह रहा है, बिलोंग कर रहा है। जैसे जैसे हम लोग बोलते हैं ना, आई एम बिलोंग टू द अम्बाला सिटी, या आई एम बिलोंग्स टू द हरियाणा, आई एम बिलोंग टू द इंडिया। तो हम इंडिया में रहते हैं, हम हरियाणा में रहते हैं, हम हरियाणा के अम्बाला सिटी में रहते हैं, तो ऐसा हम यहाँ पर बोल सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई पर्सन अम्बाला सिटी में रहता है तो इसका मतलब वो
क्या हो गया हमारे पास यहाँ पर, कहाँ का हो गया, वो हरियाणा का हो गया। इसका मतलब जो अंबाला सिटी है वो हरियाणा का क्या है, सबसेट है, और हरियाणा इंडिया का क्या है, सबसेट है। वेरी सिंपल एग्जांपल, वेरी सिंपल एग्जांपल। अंबाला सिटी के जितने भी लोग हैं वो हरियाणा के लोग भी कहलाएंगे, तो इसलिए सभी एलिमेंट्स ऑफ अंबाला सिटी, मतलब सभी लोग जो अंबाला सिटी के हैं वो हमारे हरियाणा के भी लोग कहलाएंगे। इसलिए जो अंबाला सिटी है वो सबसेट है, वो एक उसका पार्ट है हमारे पास हरियाणा का। क्लियर है पॉइंट? इस तरीके से हम इसको यहाँ पर देख सकते हैं। क्लियर है ना? इट इज डिनोटेड बाय दिस नंबर, है ना। अच्छा, मैं आप लोगों को एक डायग्राम से भी इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज करो कि मेरे पास यहाँ पर ये बॉक्स में क्या है सर, बॉक्स में ए सेट है, ठीक है सर। अच्छा सर, अगर हम यहाँ पर अब बॉक्स की जगह यहाँ पर अगर हम एक सर्कल ले लें, सर्कल को ले लिया हमने सर यहाँ पर अब ये येलो कलर में, डन सर। अब सर हमारे पास यहाँ पर ये ग्रीन कलर के काफी सारे एलिमेंट्स मेरे पास अवेलेबल हैं, है ना। ये देखो सर, ये ग्रीन कलर के काफी सारे एलिमेंट्स अवेलेबल हैं जो सिर्फ येलो के पास हैं, जो सिर्फ येलो के ही बंदे हैं। जैसे ये येलो क्या है, अंबाला सिटी है, और ये ग्रीन कलर की क्या है सर, ये अंबाला सिटी के बंदे हैं। हाँ बिल्कुल हैं सर। आप अंबाला सिटी का नाम क्यों ले रहे हो? क्योंकि मैं खुद अंबाला सिटी से बिलोंग करता हूँ, तो जहाँ से हम बिलोंग कर रहे होते हैं जहाँ बचपन बीता होता है उसको कैसे भूल सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर क्या है, ये बी है। अब आप लोग देख सकते हो बी का हर एक एलिमेंट, देखना यहाँ पर मैंने क्या बोला हुआ है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू बी के लिए, दिस इंप्लाइज वो जो एक्स है अगर ए का एलिमेंट हो जाता है, दिस इंप्लाइज मेरे पास यहाँ पर जो बी है वो सबसेट ऑफ ए बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बी जो है वो हमारा सबसेट ऑफ ए बन जाएगा, हाँ या ना। बढ़ूं आगे, चलो सर देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। सर अगर हम यहाँ पर, उन्होंने बोला हुआ है कुछ सॉल्व करने के लिए, तो सबसे अच्छा तरीका, क्योंकि मेरे पास डिजिटल बोर्ड है मैं इसका यूज कर सकता हूँ। देखना अब एक मिनट के लिए, मैंने अब यहाँ से बी को हटा दिया, मैंने यहाँ से अब बी को उठा लिया, तो अब ये क्या, ग्रीन कलर के जितने भी डॉट्स हैं एक ही एलिमेंट है, तो इसका मतलब बी इज अ सबसेट ऑफ ए, बी इज अ सबसेट ऑफ ए। डन। तो हम लोगों ने यहाँ पर ये सबसेट की जो डेफिनेशन है वो यहाँ पर क्लियर करी। एक बार जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लो। मैं ना आप लोगों को प्रॉपर बोर्ड को नोट डाउन करने के लिए आप लोगों को टाइम भी दूंगा। जो नोट डाउन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, जो नहीं करना चाहते वो बाद में भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं है, हाँ या ना। चलो, हम किसी से कोई नाराज थोड़ी ना हो जाएंगे अगर उसने यहाँ पर नहीं लिया तो, अगर उसने नहीं लिखा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आया ना। चलो आ जाओ, अब हम लोग इसको यहाँ पर अब आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर टाइम मैंने आप लोगों को दे दिया यहाँ पर नोट डाउन करने के लिए। आ जाओ अब नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या था हमारे पास सर? एम्प्टी सेट था हमारे पास यहाँ पर। अब हम लोग बात करेंगे दैट इज सर एम्प्टी सेट क्या होता है ना। एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट को हम लोग क्या कहेंगे सर? एम्प्टी, एम्प्टी का मतलब होता है खाली, इसका मतलब खाली सेट। हाँ, तो इसका मतलब है अ सेट विद नो एलिमेंट, है ना, जिसके अंदर एक भी एलिमेंट ना हो, इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। हम उसे यहाँ पर क्या क्या देते हैं? हम उसे एम्प्टी सेट बोल देते हैं। अ सेट विद नो एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को डिनोट कैसे किया जाता है? तो हमारे पास यहाँ पर है दैट इज सर एम्प्टी सेट इज डिनोटेड बाय, एम्प्टी सेट इज डिनोटेड बाय, किस तरीके से हम उसको डिनोट करते हैं? या तो सिर्फ कर्ल ब्रैकेट डाल के उसको खाली छोड़ दो, एक तो इस तरीके से हम उसको डिनोट करते हैं, एक डिनोट करते हैं एम्प्टी। अगर आप लोगों को कहीं पर ऐसा मिल जाए, नाउ अगर आप लोगों को कभी ऐसा मिल जाए ए इज इक्वल टू एम्प्टी, ए इज इक्वल टू एम्प्टी, इसका मतलब है हमारे पास यहाँ पर ए इज एम्प्टी सेट। ए जो है वो मेरे पास यहाँ पर क्या बनेगा? एम्प्टी सेट बनेगा। ए को हम लोग क्या बोलेंगे? एम्प्टी सेट। अगर बी के ऊपर ऐसा आ जाए, ऐसा बी एक और सेट है जो एम्प्टी है, तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर बी इज एम्प्टी सेट। मेरे पास यहाँ पर क्या बनेगा? बी जो है वो मेरे पास यहाँ पर एम्प्टी सेट है, बी जो है वो एम्प्टी सेट है। अच्छा, तो इसका मतलब अगर ऐसा कुछ आ जाए कि ए इज नॉट इक्वल टू, तो यहां से आ जाएगा ए इज नॉट एम्प्टी सेट। हमारे पास यहाँ पर वो एम्प्टी सेट नहीं है। अगर उसके अंदर एक भी एलिमेंट है तो उसे हम एम्प्टी सेट बोलते हैं, है ना। अब ये इसके अंदर हमारे पास यहाँ पर अब आप लोग एक एक्स्ट्रा लिख लो जिसको हम लोग बोलते हैं
दैट इज सर सिंगलटन सेट। चलो एम्प्टी सेट के साथ साथ ना मैं हमेशा सिंगलटन सेट की डेफिनेशन भी लिखता हूँ। सिंगलटन मतलब सिंगल, सिंगल एलिमेंट का सेट है ना। अ सेट हैव ओनली वन एलिमेंट। इफ द सेट इज हैविंग वन एलिमेंट, इफ सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट, हाँ या ना, ओनली वन एलिमेंट, अगर उसके अंदर एक ही एलिमेंट है, इफ अ सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड, उसे हम लोग क्या कह देते हैं, सिंगलटन सेट बोल देते हैं, हाँ या ना। हम उसे यहाँ पर सिंगलटन सेट का नाम दे देते हैं। बड़े ध्यान से अब आप लोग उसको समझ लो, सिंगलटन सेट। अब अगर ये सिंगलटन सेट मेरे पास यहाँ पर आ चुका है, बड़े ध्यान से अब यहाँ पर लेंगे, अ सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट। मैं इसका यहाँ पर अगर आप लोगों से एग्जाम्पल लूँ, अगर आप लोगों से एग्जाम्पल लूँ लाइक दिस, कि ए के पास ओनली एंड ओनली बी नाम का एक सेट है, या मेरे पास यहाँ पर A1 ले लो, A2 एक और सेट है जिसके अंदर ओनली एंड ओनली वन एलिमेंट है, A3 एक और सेट है जिसके अंदर ओनली एंड ओनली टू एलिमेंट है। तो इस तरीके से लाइक ETC, है ना, इस तरीके से आप बहुत सारे एग्जाम्पल जो हैं यहाँ पर बना सकते हैं, हाँ या ना, बोलो। तो ये मेरे पास यहाँ पर हो गई एम्प्टी सेट के बारे में, यहाँ पर मैंने आप लोगों को बातचीत बोली। अच्छा, एक मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, आप लोगों ने इसका आंसर कमेंट सेक्शन पे बताना है जल्दी से। इज एम्प्टी सेट जो है हमारे पास यहाँ पर, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ, सबसेट ऑफ एवरी सेट। क्या मेरे पास वो हर सेट का सबसेट ऑफ एवरी सेट, क्या वो हर सेट का सबसेट हो सकता है? इज एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, ये रिजल्ट क्या ट्रू है या फॉल्स है? आप लोगों को क्या लगता है, ये ट्रू है या फॉल्स है? यस एवरीवन, इज एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। अच्छा सर, आओ इसको प्रूव करके देखते हैं। आओ सर इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले हम कैसे करेंगे यहाँ पर, हाउ टू थिंक, इसके बारे में कैसे जानेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पर बेटा रिकॉल करेंगे डेफिनेशन ऑफ सबसेट। हम यहाँ पर बेटा सबसेट की जो डेफिनेशन है उसको रिकॉल करेंगे। वो क्या कहता है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू बी, दिस इंप्लाइज वो जो एक्स है मेरे पास एक का एलिमेंट आ जाए, देन हम यहाँ पर बोलेंगे, या सच दैट, है ना, मेरे पास यहाँ पर देन मेरे पास यहाँ पर B इज द सबसेट ऑफ A, वो मेरे पास यहाँ पर क्या बनाएगा, B इज द सबसेट ऑफ A बनाएगा। दिस इज द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ द सबसेट, ये मेरे पास सबसेट की डेफिनेशन है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। B जो है वो सबसेट की क्या है, डेफिनेशन है। यस एवरीवन, बढ़ूँ आगे पक्का? अच्छा आ जाओ, अब इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। अच्छा, ये तो प्योर मैथमेटिक्स होती है ना, मतलब ये रियल एनालिसिस टाइप की, इसके अंदर हम या तो चीज़ों को प्रूफ कर दें या उसका नेगेशन लेकर इसको एज्यूम कर ले। नेगेशन क्या है, वो बोल रहा है कि एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। मैं यहाँ पर ऐसा लेट कर लेता हूँ, मैंने ऐसा बोल दिया कि मेरे पास यहाँ पर एम्प्टी सेट इज नॉट सबसेट ऑफ एवरी सेट। यस एवरीवन, सबसेट ऑफ एवरी सेट, वो मेरे पास यहाँ पर एवरी सेट का सबसेट नहीं है। अच्छा आ जाओ, एक मिनट के लिए यहाँ पर आना। यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि इफ B इज द सबसेट ऑफ A, तो दिस इंप्लाइज हम क्या कहते हैं, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू B, दिस इंप्लाइज वो जो x है मेरे पास यहाँ पर वो A में चला जाए तो B इज द सबसेट ऑफ A। और अगर मैं आप लोगों को ऐसा बोल दूं कि B इज नॉट सबसेट ऑफ A, वो मेरे पास A का सबसेट नहीं है, इसका मतलब फॉर ऑल x बिलोंग्स टू B तो है, लेकिन ये मेरे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, x जो है वो A का एलिमेंट ही नहीं रहेगा। हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, देन मेरे पास यहाँ पर वो x जो है वो A के अंदर बिलोंग नहीं करेगा, x जो है वो A के अंदर बिलोंग नहीं करेगा। B इज नॉट अ सबसेट ऑफ A, इसका मतलब x बिलोंग्स टू B, देन x इज नॉट बिलोंग्स टू A, वो मेरे पास A के अंदर बिलोंग नहीं करेगा, वो मेरे पास A के अंदर जो है वो बिलोंग नहीं करेगा, हाँ या ना। बढ़ूँ आगे? अच्छा आ जाओ, इसका मतलब मैंने यहाँ पर ये पॉइंट यहाँ पर लेट करा है कि एम्प्टी सेट इज अ नॉट अ सबसेट ऑफ ए, इसका मतलब एम्प्टी सेट इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। इसका मतलब क्या हो गया, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एम्प्टी सेट, दिस इंप्लाइज एक जो हमारे पास वो जो एक्स है वो हमारे पास ए का एलिमेंट ना बने, ए का एलिमेंट
ना बने, क्योंकि नेगेशन चल रहे हैं तो एक के साथ एक चीजें जो है वो बनती चली जाएंगी। ये हमने लेट करा तो ये इसका मीनिंग निकला, इसका मीनिंग निकला तो ये इसका आंसर निकला। लेकिन सर यहाँ पर क्या हो गया, दिस टर्म विल बी अनर्थ। ये क्या है सर, ये तो अनर्थ हो गया, ये वाला जो पोर्शन है ना सर, x बिलोंग्स टू एम्प्टी सेट इज नॉट पॉसिबल, है ना सर, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एम्प्टी सेट की डेफिनेशन क्या कहती है, अ सेट विद नो एलिमेंट, अ सेट विद नो एलिमेंट। इसका मतलब सर ये पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब जो हम लोगों ने सपोज किया था, दिस इंप्लाइज, जो हम लोगों ने यहाँ पर सपोज किया था ना, अवर सपोज इज रॉन्ग, हमारे पास यहाँ पर वो जो सपोज थी वो रॉन्ग थी। इसका मतलब एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। इसका मतलब मैं यहाँ से ये इंप्लाई कर सकता हूँ कि हमारे पास यहाँ पर एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, मेरे पास यहाँ पर सबसेट ऑफ एवरी सेट है, सबसेट ऑफ एवरी सेट। हाँ या ना, बोलो भाई, क्या मानते हो? हाँ जी सर, आपने बता दिया, हमने मान लिया, एक ने बोली दूसरे ने मानी, दोनों परम ज्ञानी। हाँ या ना, यस सर। तो एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, ये परम सत्य है, ये परम सत्य है, इसको हम झुटला नहीं सकते, ये एक ट्रू रिजल्ट है मैथमेटिक्स की दुनिया में। एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, ये परम सत्य है, ये परम सत्य है। चलो आ जाओ, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास यहाँ पर। आई होप ईच एंड एवरी पॉइंट आप लोगों को सभी क्लियर हो रहे होंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है यहाँ पर हैशटैग टॉपिक, बड़ा ही प्यारा सा एक टॉपिक है आप लोगों का, आओ जरा अब इसको समझ लेते हैं। हैशटैग टॉपिक, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज सर पोटेंशियल ऑफ अ सेट, और इसका एक और नाम भी होता है, और कार्डिनालिटी, कार्डिनालिटी ऑफ अ सेट, कि भाई सेट की कार्डिनालिटी क्या है, पोटेंशियल ऑफ अ सेट और अ कार्डिनालिटी ऑफ अ सेट, दोनों का बात एक ही है ना, है ना। चलो आ जाओ, इसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पर, दोनों का एक ही बात है, तो इसको मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर सर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ सेट। हमारे पास यहाँ पर एक सेट के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ सेट इज कॉल्ड पोटेंशियल ऑफ अ सेट, या तो हम उसको पोटेंशियल के नाम से जानेंगे, पोटेंशियल ऑफ अ सेट, है ना, और कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट, कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट। मेरे पास यहाँ पर क्या बनेगा, पोटेंशियल ऑफ अ सेट एंड द कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट, पोटेंशियल ऑफ अ सेट एंड द कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट इज नोन एज द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट सेट, है ना। तो इट इज डिनोटेड बाय, कि इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय, यस एवरीवन, इट इज डिनोटेड बाय, या तो हम इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं, या हम इसको एन ऑफ ए से डिनोट करते हैं, लेकिन इन द हायर मैथमेटिक्स ये हमारा जो है इट इज डिनोटेड बाय ए नंबर। ये मेरे पास फाइनल नोटेशन होती है इसके लिए, ये मेरे पास यहाँ पर फाइनल नोटेशन होती है ना। अगर आप लोगों को भी ऐसा दिख जाए तो इसका मतलब होता है दैट इज कार्डिनलिटी, इसका मतलब क्या होता है, कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट ए, सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं उसकी कार्डिनलिटी क्या है, ये हमारा पॉइंट यहाँ पर होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आप लोगों के साथ बात करूं, बड़े ही ध्यान से अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल, मेरे पास यहाँ पर ए के अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो कितने एलिमेंट्स हो गए, 1 to 6 तक कितने एलिमेंट्स हो गए हैं, देन ए की कार्डिनलिटी इज 6। अब एक मिनट के लिए यहाँ पर डाल दो स्टार पॉइंट, क्यों, मेरे एक्सपीरियंस में कई बच्चों को ऐसा लगेगा इस सेट के अंदर जो सबसे बड़ा नंबर है वो कार्डिनलिटी है, नो, दैट इज द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन द एलिमेंट। एक और ले लेते हैं, इसको A1 नाम दे देते हैं, A2 जिसके अंदर एलिमेंट्स है मेरे पास यहाँ पर ABC, तो कितने एलिमेंट्स होंगे इसके अंदर, सर ए की कार्डिनलिटी इधर कितनी है, 3 है, A2 की, यहाँ A2 ले लो, यहाँ A1 ले लो। मेरे पास अब A3 है, A3 के पास है 1 A B 2 C 3, अब कितने एलिमेंट्स हैं, अब कितने एलिमेंट्स हैं सर, अब E3 के अंदर एलिमेंट्स हैं हमारे पास यहाँ पर 6, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 एलिमेंट्स, दिस इज नोन एज द
cardinality, that is the total number of element present in the set, it is known as the potential of a set. It is known as the potential of a set या cardinality of a set. Cardinality of a set. अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर. नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों के पास, इजी इजी है ना, तो एक एक पेज पे होते चले जा रहे हैं. नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों के पास, बहुत ही प्यारा टॉपिक है, जिसको हम लोग क्या नाम देंगे यहाँ पर सर, पावर सेट. अब ये पावर सेट क्या होता है? पावर सेट एक स्पेशल टाइप का कलेक्शन होता है. यस एवरीवन, अगर मैं यहाँ पर इसके ऊपर बात करूँ, ये हमारे पास क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ई, कि ए के जितने भी सबसेट हैं उनकी कलेक्शन इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए. उसे हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ई. मेरे पास यहाँ पर ए का क्या है? पावर सेट. इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ई. वो मेरे पास ए का क्या बनेगा? पावर सेट बनेगा. कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए. मेरे पास यहाँ पर वो पावर सेट ऑफ ए का कलेक्शन यहाँ पर बन रहा है ना. इट इज डिनोटेड बाय, यहाँ पर अगर मैं बोलूँ आप सभी के साथ, पावर सेट ऑफ ए इज डिनोटेड बाय, यस एवरीवन, इसको किस तरीके से डिनोट कर सकते हैं? पी ऑफ ए. अगर आप लोगों को कभी ऐसा पी ऑफ ए देखने को मिल जाए, दैट इज द पावर सेट ऑफ ए. इसका मतलब सर, पावर सेट ऑफ ए के अंदर मेरे पास यहाँ पर वो बी टाइप के एलिमेंट आएंगे जहाँ पर बी जो है वो सबसेट ऑफ ई है. फिर से मैं बात क्लियर कर रहा हूँ, बी जो है वो सबसेट ऑफ ई है, हाँ या ना? बी जो है वो हमारा सबसेट ऑफ ई है, हाँ या ना? डन, क्लियर है? बढ़ूँ आगे, चलो आ जाओ. अब एक एग्जाम्पल के तौर पर हम इसको यहाँ पर क्लियर करते हैं. एग्जाम्पल बड़ा ही प्यारा. अब हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखेंगे. सपोज करो ए के अंदर कार्डिनलिटी है मेरे पास यहाँ पर ए बी सी, तो इसका मतलब ए की कार्डिनलिटी कितनी है? 3 है. तो अब मैं इसके, अगर मैं यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सबसेट लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा? मान लो पहला सबसेट सर हो सकता है सिंगलटन ए आ जाए, क्योंकि सिंगलटन ए इसके अंदर अवेलेबल होता है. सर दूसरा सबसेट हो सकता है सिंगलटन बी आ जाए. सर तीसरा सबसेट हो सकता है सिंगलटन सी आ जाए. सर चौथा सबसेट हो सकता है ए और बी नाम का सेट आ जाए. सर पांचवा सबसेट हो सकता है मेरे पास यहाँ पर बी और सी नाम का सेट आ जाए. सर छठा सबसेट हो सकता है ए और सी नाम का सबसेट आ जाए, है ना? डन, बढ़ूँ आगे. और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग यहाँ पर लिख लीजिएगा, दैट इज एवरी सेट इज द सबसेट इटसेल्फ. आप लोग यहाँ पर इसको लिखेगा, दैट इज एवरी सेट इज सबसेट इटसेल्फ. वो अपने आप में एक सबसेट यहाँ पर जरूर है. एवरी सेट इज द सबसेट इटसेल्फ. तो इसका मतलब सर, हमारे पास यहाँ पर A7 में क्या आ जाएगा? एवरी सेट इज द सबसेट इटसेल्फ. तो इसके अंदर ए बी और सी नाम का सेट यहाँ पर आ जाएगा. सर आपने अभी एक और सेट लिखवाया था, दैट इज अ एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट. दुनिया में कोई भी सेट होगा, एम्प्टी सेट उसका सबसेट तो जरूर होगा. ये जय वीरू की दोस्ती है, ये कभी नहीं टूटने वाली. तो इसका मतलब सर, हमारे पास यहाँ पर एक A8 होगा जो एम्प्टी सेट होगा, जिसको हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं. और अब इन सब की कलेक्शन, इन सब की अगर मैं यहाँ पर कलेक्शन ले लूँ, इन सब की कलेक्शन ले लूँ, तो वो कलेक्शन क्या कहलाएगी? सर पावर सेट ऑफ ए कहलाएगी. सर पावर सेट ऑफ ए कहलाएगी. और अगर आप यहाँ से इसको देखोगे, तो यहाँ से अगर मैंने पावर सेट ऑफ ए की कार्डिनलिटी समझी, ये क्या है? इसको हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे? सर ये होती है हमारे पास यहाँ पर, सर ये कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ ए. पावर सेट ऑफ ए, ए की कार्डिनलिटी कितनी है? कार्डिनलिटी ऑफ अ पावर सेट ऑफ ए. तो वो क्या बनेगी हमारे पास? सर काउंट ले लो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8. तो हमारे पास यहाँ पर बन रही है, दैट इज 8. तो वो 8 की वैल्यू यहाँ पर है. सर 8 कैसे बना हमारे पास? अब ए की कार्डिनलिटी 3 है, ये 8 है. तो इसका मतलब इन जनरल में अगर हम यहाँ पर बात करें, तो हमारे पास वो 2 की पावर 3 हो जाता है. 2 2 4 2 8 इन नोन एज दिस नंबर. और इसका मतलब अगर हम यहाँ पर कार्डिनलिटी ऑफ अ पावर सेट ऑफ ए के ऊपर बात करें, कार्डिनलिटी ऑफ अ पावर सेट ऑफ ए, तो वो बन जाती है 2 की पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए.
टू की पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए। और अगर मैं आप लोगों को ऐसा बोलूं कि अगर ए की कार्डिनलिटी एन है तो पावर सेट ऑफ ए की जो कार्डिनलिटी होगी वो टू की पावर एन टाइप में होगी, टू की पावर एन टाइप में यहाँ पर होने वाली है। आया ना, बढ़ूं आगे, पक्का। तो आज का ये कॉन्सेप्ट जो था पावर, चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। अब हम लोगों को यहाँ पर पोटेंशियल ऑफ अ पावर सेट ऑफ के ऊपर बात करनी है कि पावर सेट का पोटेंशियल कैसे हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं, इसके प्रूफ के ऊपर यहाँ पर हम बात करेंगे। हम लोगों ने पावर सेट के ऊपर जो डिस्कशन किया था, हम लोगों ने ये बात बोल दी थी कि मेरे पास यहाँ पर टू की पावर एन है, दैट इज अ कार्डिनलिटी ऑफ अ पावर सेट ऑफ ए। वो क्या बनता है, दैट इज सर पावर सेट ऑफ ए इज द टू की पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए। मतलब ये टू की पावर थ्री मेरे पास लास्ट पेज पर बना था और यहाँ पर हम लोगों ने ए की कार्डिनलिटी को थ्री लिया था, ए की कार्डिनलिटी को जो है वो हम लोगों ने थ्री लिया था। चलो आ जाओ, अब हम यहाँ पर इसको प्रूव कर लेते हैं कि शो दैट द पावर सेट कार्डिनलिटी ऑफ अ पावर सेट। नेक्स्ट टॉपिक इज, आ जाओ अब इधर। अब हमें बेटा ये शो करना है कि जो मेरे पास यहाँ पर कार्डिनलिटी है, यस एवरीवन, दैट इज कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए इज टू की पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए, टू की पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए। मुझे अब इसको शो करना है। आइए जरा अब हम लोग इसको बहुत ही बेहतर तरीके से, एक बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको यहाँ पर प्रूव करते हैं। जरा समझना एक मिनट के लिए। अच्छा, सबसे पहले मैं आप सभी के साथ यहाँ पर डिस्कस कर देना चाहता हूँ, पावर सेट ऑफ ए में मेरे पास यहाँ पर बी नाम के सबसेट आएंगे। बी जो है वो मेरे पास यहाँ पर सबसेट ऑफ ए है। इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर ये क्या है, दैट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए, कि ए के जितने भी हमारे पास यहाँ पर सबसेट है उनकी कलेक्शन। और हम यहाँ पर एक ये भी रिजल्ट जानते हैं कि एवरी sorry, empty set is a subset of every set, empty set is subset of every set, yes sir, every set के ऊपर बात है। और every subset is a, every set is a subset itself। हम यहाँ पर इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर सर every सेट जो होता है हमारे पास यहाँ पर सर वो सबसेट होता है अपने आप में, अपने आप में हमारे पास वो सबसेट इटसेल्फ होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, है ना। यहाँ पर आप लोगों को लिखना चाहिए था एवरी सेट, और एवरी सेट इज अ सबसेट इटसेल्फ। हम इसको यहाँ पर इस तरीके से बोलेंगे। ये अलग सिचुएशन है, ये अलग सिचुएशन है। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हम यहाँ पर ये टर्म जानते हैं, देखना है एक मिनट के लिए। हाँ, सच में हम लोग ये बात जानते हैं। विद द हेल्प ऑफ द बाइनोमियल एक्सपेंशन मेरे पास यहाँ पर वन प्लस एक्स की पावर एन, मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, दैट इज सर वन की पावर एन, है ना, एक्स की पावर जीरो और एन सी जीरो। हम इसको यहाँ पर ऐसे ही बोलेंगे ना सर, ये एन सी जीरो आ जाएगा। फिर सर मेरे पास वन की पावर एन माइनस वन, एक्स की पावर वन और एन सी वन। फिर मेरे पास यहाँ पर सर वन की पावर एन माइनस टू, एक्स की पावर टू और ये बन जाना है एन सी टू, एंड सो ऑन। मेरे पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, वन की पावर जीरो, एक्स की पावर एन और ये एन सी एन। सर हम लोग इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन से हम लोग वन प्लस एक्स की पावर एन का एक्सपेंशन कुछ इस तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं, है ना सर। अच्छा, अब अगर मैं आप लोगों से यहाँ पर बात करूँ कि अगर सर हम लोगों ने x की वैल्यू को इक्वल टू वन डाल दिया, अगर x की वैल्यू इक्वल टू वन आ गई तो इधर क्या बन जाएगा सर, टू की पावर n, और ये वन की पावर जीरो, वन की पावर कुछ भी हो वो वन ही रहता है, तो ये क्या बन जाना है सर, ये एन सी जीरो प्लस सर एन सी वन, ये क्या बन जाना है एन सी टू, यहाँ क्या बन जाना है एन सी थ्री, यहाँ क्या बन जाना है मेरे पास यहाँ पर सर एन सी फोर, एंड सो ऑन। मेरे पास यहाँ पर सर ये एन सी एन का पॉइंट यहाँ पर अवेलेबल है, एन सी एन का पॉइंट अवेलेबल है। अब आप लोग इसको बड़े ध्यान से यहाँ पर समझो। अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट पेज पर लेकर चल रहा हूँ, साथ साथ नोट भी करते रहना। जिसको जिसको आदत है साथ साथ नोट करने की वो नोट करे, जिसको आदत नहीं है साथ साथ नोट करने की वो बाद में भी नोट्स यहाँ पर बना सकता है। चलो अच्छा, अब मेरे पास यहाँ पर क्या वैल्यू बन गई, देखना अब एक मिनट के लिए। सर ये क्या था, सर ये टू की पावर एन, यहाँ हमारे पास बन रहा था सर एन सी जीरो, उसके बाद था सर एन सी वन, फिर था सर एन सी टू, फिर था सर हमारे पास यहाँ पर दैट इज सर एन सी थ्री,
फिर था सर हमारे पास NC4 एंड सो ऑन। मेरे पास यहाँ पर सर ये NCN का फॉर्मूला हमें यहाँ पर मिल रहा था। सर इसके पीछे का मीनिंग क्या है यहाँ पर, इसके पीछे का मीनिंग क्या है सर? इसका मतलब है अ सेट विद नो एलिमेंट। यहाँ पर आप बोल दोगे अ सेट विद नो एलिमेंट, कि उसके पास कोई भी एलिमेंट यहाँ पर नहीं है। अ सेट विद नो एलिमेंट। अच्छा, अगर आप इसको ओपन अप करना चाहते हो, अगर आप इसको ओपन अप करना चाहते हो तो हमारे पास यहाँ पर NCR का फॉर्मूला क्या होता है सर? n फैक्टोरियल, ये था सर r फैक्टोरियल, और सर n माइनस आर फैक्टोरियल। क्या वैल्यू थी हमारे पास यहाँ पर सर? n फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल और n माइनस आर फैक्टोरियल। हाँ या ना? बढ़ू आगे। अच्छा, अब अगर मैं इसको ओपन अप करता हूँ, मुझे पता है जो एम्प्टी सेट होता है वो यूनिक होता है। हमें पता है कि यहाँ पर एक से ज्यादा एम्प्टी सेट तो नहीं होते ना, सिर्फ एक ही एम्प्टी सेट हमारे पास यहाँ पर होता है। इसका मतलब इस पूरी इसका पूरे का आंसर 1 आना चाहिए था। देखना सर, हमें यहाँ पर अगर मैं NC0 को ओपन करता हूँ तो वो क्या होगा? n फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल, और हमारे पास क्या वैल्यू बन जाएगी? n माइनस का 0 फैक्टोरियल। मतलब सर n फैक्टोरियल ये बन जाना है 0 फैक्टोरियल, और ये n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल, 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल 1 होता है तो 1 है। देख सकते हो इधर आंसर मेरे पास यहाँ पर एक ही आ रहा है, इधर आंसर मेरे पास कितना आ रहा है? एक ही आ रहा है। इसका मतलब सर यहाँ पर इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? अ सेट विद 1 एलिमेंट, कि जिसके अंदर जितने एक ही एलिमेंट हैं वो हम लोग यहाँ पर लेंगे। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? अ सेट विद 2 एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ सेट विद द 2 एलिमेंट, अ सेट विद द 3 एलिमेंट्स। ये बात समझ पा रहे हो आप लोग कि 3 एलिमेंट्स का सेट, और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास? n के n एलिमेंट्स को हम लोगों ने यहाँ पर सेट में डाल दिया, तो हमारे पास ये पॉइंट यहाँ पर बन रहा है, n के n एलिमेंट्स को हम लोगों ने डाल दिया। तो इसका मतलब यहाँ से ये बात कंफर्म हो गई है। इन सबको अगर मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर पावर सेट ऑफ ए के अंदर मेरे पास यहाँ पर ये सारे सबसेट आएंगे। सर ये क्या है? एम्प्टी सेट। ये क्या है? यूनिक एलिमेंट। ये क्या है? डबल एलिमेंट। ये क्या है? थर्ड एलिमेंट। ये क्या है? फोर्थ एलिमेंट। ना ये क्या है? n के n एलिमेंट। तो इसका मतलब सर इन सबको अगर मैं यहाँ पर ऐड कर दूं तो इसका मतलब सर इसकी कार्डिनलिटी ले लूं, वो तो सर 2 की पावर n आएगी। इसका मतलब है 2 की पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए इज अ ट्रू रिजल्ट फॉर अ पावर सेट ऑफ अ सेट ए। कार्डिनलिटी ऑफ अ पावर सेट ऑफ ए के ऊपर पॉइंट हमें यहाँ पर ये मिलता है। वेरी इजी, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। अगले पेज पे चलते हैं। आई होप आप लोगों को मेरी ये स्पीड यहाँ पर पसंद आ रही होगी। अगले पेज पर चलते हैं। हम लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखते हैं। यस एवरीवन, ये क्वेश्चन जो है ये जैम मैथमेटिक्स में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ना। मैं आप लोगों को साफ साफ बोल देता हूँ, ये आप लोगों के पास जैम जो है मैथमेटिक्स के अंदर पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, लेकिन मैं आप लोगों को जैम स्टैट में भी करवाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन है आप लोगों के पास कि अगर मैं आप लोगों को ऐसा बोलता हूं कि अगर ए की कार्डिनलिटी मेरे पास यहाँ पर सर 2n+1 है, अगर ए की कार्डिनलिटी मेरे पास यहाँ पर 2n+1 है, देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट, सबसेट हैविंग मोर देन एन एलिमेंट, हैविंग मोर देन एन एलिमेंट, कि उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ सबसेट आप लोगों को बताने हैं जिसके अंदर मोर देन एन एलिमेंट्स यहाँ पर अवेलेबल हो, मोर देन एन एलिमेंट्स हो। टोटल नंबर ऑफ सबसेट हैविंग मोर देन एन एलिमेंट्स। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के पास है सर 2 की पावर 2n। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के पास है 2 की पावर n²। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों के पास है 2 की पावर n, एंड ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के पास है यहाँ पर नन ऑफ दीज, कि इनमें से कोई भी नहीं, इनमें से कोई भी नहीं। सर ये थोड़ा सा अब इसको आप लोगों ने समझना है। यहाँ पर उन्होंने बोला हुआ है टोटल नंबर ऑफ सबसेट हैविंग मोर देन n एलिमेंट्स, कि जिसके पास n से ज़्यादा एलिमेंट्स होंगे वो आप लोगों को यहाँ पर फाइंड आउट करना है। अब प्रॉब्लम यह है कि n नंबर क्या है, तो इसलिए मैं यहाँ पर इसको फिक्स कर देता हूँ इसके सॉल्यूशन में। अगर मैं इसको यहाँ पर सॉल्व करता हूँ 1 मिनट के लिए, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हम यहाँ पर सबसे पहले फिक्स कर दूंगा मैं यहाँ पर कि n की वैल्यू को मैंने 1 ली है। अगर n की वैल्यू 1 है तो कार्डिनलिटी ऑफ a कितना आ जाएगा? 2 × 1 + 1 दैट इज 3। तो इसका मतलब कार्डिनलिटी ऑफ a मेरे पास यहाँ पर 3 अवेलेबल है। अब टोटल नंबर ऑफ सबसेट मोर देन हैविंग 1 एलिमेंट हमें यहाँ पर निकालना है। तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है सर? टोटल नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट हैविंग मोर देन, हैविंग
मोर देन वन एलिमेंट, कि उसके पास यहाँ पर एक एलिमेंट से ज्यादा हो, क्योंकि हम लोगों ने अब n की वैल्यू कितनी ले ली है, 1 ले ली है, मोर देन वन एलिमेंट यहाँ पर हो जाएगा। हाँ या ना, हाँ जी सर हो जाएगा। तो सर ये अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सर हमें पता है ये जो 2 की पावर n होती है, सर ये NC0 प्लस सर ये NC1 प्लस सर ये NC2 प्लस सर ये NC3 अप टू सॉन सर NCn के ऊपर बात हमें यहाँ पर मिलती है। एक से ज्यादा एलिमेंट हमें यहाँ पर चाहिए, एक से ज्यादा एलिमेंट मतलब या तो 2 एलिमेंट आएंगे या तो 3 एलिमेंट आएंगे। इसका मतलब मैं यहाँ पर इसको बोल सकता हूँ कि हमारे पास यहाँ पर सर 3 में से या तो हम 2 एलिमेंट को सिलेक्ट करेंगे या तो सर 3 में से 3 एलिमेंट को सिलेक्ट करेंगे फॉर दिस कंडीशन। हाँ या ना, एक से ज्यादा एलिमेंट चाहिए, एम्प्टी तो बिल्कुल नहीं चाहिए, सिंगलटन बिल्कुल नहीं चाहिए, तो 3 में से 2 और 3 में से 3 को हम यहाँ पर ले लेंगे। और हमें यहाँ पर सर NCR का फॉर्मूला पता है, दैट इज सर n फैक्टोरियल, ये है r फैक्टोरियल और ये n माइनस r फैक्टोरियल। तो इसका मतलब सर ये क्या बन जाएगा हमारे पास, सर ये 3 फैक्टोरियल, यहाँ बन जाना है 2 फैक्टोरियल और ये बन जाना है 3 माइनस का 2 फैक्टोरियल, प्लस सर मेरे पास ये बन जाना है 3 फैक्टोरियल और सर फिर ये 3 फैक्टोरियल, 3 माइनस 3 सर ये 0 फैक्टोरियल। सर ये ओवरऑल वैल्यू 1 आ गई है और यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी सर 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 1, और यहाँ पर 1 फैक्टोरियल क्या होता है, 1 ही होता है, और यहाँ पर सर प्लस 1, सर ये 2 इंटू 1 से 2 इंटू 1 कैंसिल आउट, सर ये बन जाना है 3 प्लस 1 मतलब 4। तो 4 कौन कौन से ऑप्शन पे आएगा फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। ये जैम में आप लोगों से पूछा जा रहा था, जैम में मैथमेटिक्स में, स्टैटिस्टिक्स में भी ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, वेरी इजी, वेरी इजी। हाँ या ना, चलो अब हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, हम लोगों ने ये 2 की पावर n यहाँ पर फाइंड आउट कर ली है। नाउ नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड टू द व्हाट इज फंक्शन, कि अब हमारे पास यहाँ पर अब हम लोग आ चुके हैं बड़े ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर कि सर फंक्शन क्या होता है। यस एवरीवन, फंक्शन। अब फंक्शन को समझने के लिए हम ये बात जानते हैं कि हमारे पास ए और बी नाम के 2 सेट अवेलेबल हैं। मान लो कि मेरे पास यहाँ पर डेफिनेशन लिख रहे हैं, ग्रीन कलर में लिखेंगे, मान लो ए एंड बी आर 2 सेट, मेरे पास यहाँ पर क्या है 2 सेट है। देन अ मैपिंग, मेरे पास एक बहुत ही प्यारी सी मैपिंग अवेलेबल है। देन अ मैपिंग एफ, एक एफ है जो ए से लेकर बी तक अवेलेबल हो रही है, ए से लेकर बी तक अवेलेबल हो रही है, इज कॉल्ड फंक्शन। अगर हम इसको यहाँ पर फंक्शन बोलते हैं, बड़े ध्यान से समझना। इफ, अब वो क्या कह रहे हैं कि देन अ मैपिंग ए टू बी, देन अ मैपिंग फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड फंक्शन इफ, कि वो इस कंडीशन को यहाँ पर वेरीफाई करे कि सर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, है ना, देयर एग्जिस्ट अ y बिलोंग्स टू b सच दैट, कि सर f ऑफ x इज इक्वल टू y, मेरे पास जो है ये मैपिंग सेटिस्फाइड हो जाए, मेरे पास ये मैपिंग जो है सेटिस्फाइड हो जाए, है ना, डन। बढ़ू मांगी, इसका मतलब अगर हम यहाँ पर f ऑफ a टू b को एक मैपिंग है, इसे हम यहाँ पर फंक्शन बोल रहे हैं, इसे हम यहाँ पर फंक्शन बोल रहे हैं, तो ये कब फंक्शन होगा, जब फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a के लिए देयर एग्जिस्ट अब y बिलोंग्स टू b, है ना। आप इसको यहाँ पर यूनिक y भी बोल सकते हैं, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक y बिलोंग्स टू b सच दैट सर हमारे पास यहाँ पर सर f ऑफ x इज इक्वल टू y मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल हो, तो हम इस मैपिंग को यहाँ पर सर फंक्शन बोल देते हैं, फंक्शन फ्रॉम फ्रॉम a टू b, हमारे पास यहाँ पर a टू b अवेलेबल है, हाँ है ना। अच्छा सर यहाँ पर अगर हम a को हम लोग यहाँ पर बोल देते हैं दैट इज सर डोमेन ऑफ अ फंक्शन, इसको हम डोमेन ऑफ अ फंक्शन के तौर पर भी हम इसको बोलते हैं कि हमारे पास ये डोमेन ऑफ द फंक्शन है। b को अगर हम यहाँ पर बोल देते हैं सर को डोमेन ऑफ अ फंक्शन, को डोमेन ऑफ अ फंक्शन के ऊपर बात हम यहाँ पर बोल देते हैं, क्या होता है ये हमारे पास सर डोमेन ऑफ अ फंक्शन एंड सर को डोमेन ऑफ अ फंक्शन। डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाऊं तो मेरे पास यहाँ पर ये क्या है सर, ये ए है, और ये क्या है हमारे पास सर ये बी है, और यहाँ से यहाँ जो मैपिंग जा रही है इसको हम लोग एफ मैपिंग बोलेंगे, है ना। तो इसका मतलब सर अगर कोई एलिमेंट यहाँ पर अवेलेबल है एक्स टाइप का, तो उधर जाकर क्या बन जाएगा सर एफ ऑफ एक्स, लेकिन वो किसी ना किसी से तो दोस्ती करेगा, तो वो क्या होगा, देयर एग्जिस्ट अ वाई सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, मेरे पास यहाँ पर फंक्शन जो है वो सेटिस्फाइड हो जाए, फंक्शन जो है
वो सेटिस्फाइड हो जाए। अच्छा, अब 1 मिनट के लिए अगर मैं आप सभी से यहाँ पर बात करता हूँ, बड़े ही ध्यान से आप लोग इसको समझना। अगर मैं आप सभी से यहाँ पर ये बात करूँ कि इफ़ ए इज अ एम्प्टी सेट एंड बी इज अ एम्प्टी सेट, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? अगर ए एम्प्टी है, बी एम्प्टी है, तो इसका मतलब देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी फंक्शन, या फिर हम यहाँ पर ये बात बोल देंगे कि ये जो है हमारे पास यहाँ पर दैट इज सर मीनिंगलेस बात है। हमारे पास ये मीनिंगलेस इंफॉर्मेशन है ये, कि फॉर मीनिंगलेस इंफॉर्मेशन फॉर फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, कि सर ये कोई मीनिंगलेस बात हो गई कि अगर ए एम्प्टी है, बी एम्प्टी है, तो भी क्या फंक्शन एग्जिस्ट होगा? नहीं होगा। चलो दूसरी कंडीशन, कि सर अगर ए को नॉन एम्प्टी बोल देते हैं और सर अगर बी मेरा एम्प्टी सेट है, तो भी सर ये जो है ये मीनिंगलेस बात है फ्रॉम ए टू बी, है ना? अच्छा सर, अगर हम इसको यहाँ पर ऐसा बोल देते हैं कि इफ मेरे पास यहाँ पर क्या है कि सर अगर मेरे पास ए जो है वो एम्प्टी सेट है, ए जो है वो एम्प्टी सेट है, बी अगर मेरे पास नॉन एम्प्टी सेट है, तो इस केस के लिए भी मीनिंगलेस बात यहाँ पर अवेलेबल है। तो ऑप्शन नंबर डी के ऊपर अगर हम बात करें, सर ए भी नॉन एम्प्टी, बी भी नॉन एम्प्टी होगा, देन हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि सर हमारे पास यहाँ पर एक फंक्शन होगा जो ए से लेकर बी तक अवेलेबल होगा, सच दैट सर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए के लिए देयर एग्जिस्ट अ वाई बिलोंग्स टू बी, सच दैट सर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। सर फंक्शन की डेफिनेशन सेटिस्फाइड कर गई। सर इतना झंझट करने की जरूरत ही नहीं थी। अगर आप सर यहाँ पर इसको इस तरीके से यहाँ पर बोल देते, लेट ए एंड बी आर द टू नॉन एम्प्टी सबसेट। यस एवरीवन, अगर आप सर ऊपर ही बोल देते नॉन एम्प्टी सेट या नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल नंबर, बात एक ही है। आप यहाँ पर ऐसा बोल दो नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल नंबर। अब रियल नंबर के नॉन एम्प्टी सबसेट होंगे तब भी ठीक है ना? अगर वो फिर भी नॉन एम्प्टी सेट होंगे तो भी ठीक है। तो हमारी डेफिनेशन क्या कहती है? लेट ए टू बी, ए एंड बी आर द टू नॉन एम्प्टी सबसेट एंड अ मैपिंग फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड द फंक्शन, जब इस कंडीशन को यहाँ पर ये सेटिस्फाइड करता है। एक बार जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लो, मैं साइड हो रहा हूँ ताकि आप लोग एक अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को जो है यहाँ पर आप लोग समझ पाओ, अच्छे तरीके से जो है कॉन्सेप्ट को समझ पाओ। यस एवरीवन, यस एवरीवन, बढ़ूं आगे? पक्का? चलो, आप लोगों ने बढ़िया तरीके से इसको नोट डाउन कर लिया होगा। नेक्स्ट टॉपिक इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द फंक्शन। नेक्स्ट टॉपिक, हैश टैग टॉपिक, बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग। यस एवरीवन, ज्योमेट्रिकली मीनिंग ऑफ फंक्शन, है ना? कि सर फंक्शन का अब हमारे पास यहाँ पर ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। अब आ जाओ इसको समझते हैं। अब आप लोग किसी भी कर्व को यहाँ पर आप लोग समझ जाओगे कि वो कर्व मेरे पास यहाँ पर फंक्शन है या नहीं है। दैट इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ अ फंक्शन। ज्योमेट्रिकली मीनिंग ऑफ अ फंक्शन के ऊपर डिस्कशन हम यहाँ पर करेंगे। मान लो मेरे पास यहाँ पर लेट ए एंड बी आर द टू नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल नंबर। समझ आ रही है बात मेरी? यहाँ पर मैंने प्रॉपर इतनी बड़ी लाइन को मैथमेटिकल टर्म में लिख दिया। लेट ए एंड बी आर द टू नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल नंबर, देन अ मैपिंग फ्रॉम, देन अ मैपिंग, अ मैपिंग, मेरे पास यहाँ पर एक मैपिंग है एफ मैपिंग, देन अ मैपिंग फ्रॉम एफ फ्रॉम ए टू बी, वो मेरे पास यहाँ पर एक ए टू बी एक मैपिंग है, इज कॉल्ड फंक्शन। हम उसे यहाँ पर इज कॉल्ड फंक्शन, हम उसे यहाँ पर फंक्शन कब बोलेंगे? इज कॉल्ड फंक्शन इफ एवरी लाइन पासिंग थ्रू ए पैरेलल टू बी। ध्यान से समझना यहाँ पर, दैट इज सर every line passing through a, passing through a parallel comma parallel to b, every line passing through a parallel to b cut the curve. Yes everyone, cut the curve एग्जैक्टली वन टाइम। हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा? वो हमारे पास यहाँ पर एग्जैक्टली वन टाइम अगर उसने कट कर लिया, एग्जैक्टली वन टाइम
इज कॉल्ड फंक्शन, वो हमारे पास यहाँ पर फंक्शन कहलाएगा। अगर मैं आप लोगों को ऐसा कभी देखूं, आप लोगों ने कभी मुझे ऐसा लिखा हो फंक्शन, या इसको मैंने एफ और एन ऐसा लिख दिया हो, तो भाई दोनों का मीनिंग सेम है, फंक्शन इज इक्वल टू एफ एन, आया ना, इज कॉल्ड फंक्शन। सर यहाँ पर ए का मतलब क्या है, एक्स एक्सिस। सीधी सरल भाषा में अगर मैं बात करूं, तो हम यहाँ पर सर बात बोल रहे हैं एवरी लाइन पासिंग थ्रू एक्स एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस कट द कर्व एग्जैक्टली वन, वो एक बार ही कट करना चाहिए, तो वो कर्व जो है वो फंक्शन कहलाएगी। चलो आ जाओ, इस एग्जाम्पल को आप लोग यहाँ पर समझना, बड़ा ही प्यारा एग्जाम्पल है आप सभी के लिए। आप लोग इसको यहाँ पर समझना कि हमारे पास यहाँ पर अब हम लोग ग्राफिकल मीनिंग देख रहे हैं, तो ग्राफिकली चलेंगे। अब हम लोग ग्राफिकल मीनिंग देख रहे हैं तो ग्राफिकली चलेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं एक कर्व में ऐसा कुछ ले आऊं, तो सर आपने बोला था हर वो लाइन जो पास कर रही है, हर वो लाइन जो पास कर रही है एक्स एक्सिस से, ये क्या है सर, ए है, ए का मतलब हो गया एक्स एक्सिस। ये क्या है सर, बी है, बी का मतलब हो गया वाई एक्सिस। हर वो लाइन जो पास कर रही है एक्स एक्सिस से और पैरेलल टू बी है, बी के पैरेलल है, वो कर्व को एक बार कट करनी चाहिए। देख लो यहाँ पर जितनी भी लाइनें हैं, हम लोगों ने ये जितनी भी लाइनें यहाँ पर करी हैं, ये एक बार कट कर रही हैं, है ना। लेकिन आप में से कोई एक समझदार स्टूडेंट होगा ना, तो वो बोल देगा सर इसको आगे बढ़ाओ ना, तो सर अब आप देख रहे हो इसको दो बार कट कर रही हैं ये, सर ये दो बार कट कर रही हैं, इसका मतलब सर हमारे पास यहाँ पर ये देखो एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, तो हम इसको यहाँ पर क्या बोल देंगे, नॉट अ फंक्शन। वो हमारे पास यहाँ पर फंक्शन कहलाने लायक ही नहीं रहा, ये फंक्शन कहलाने लायक ही नहीं रहा। इसको हम लोग यहाँ पर ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द फंक्शन बोल रहे हैं। बस जल्दी से आप लोग इसको यहाँ पर नोट डाउन करो, फिर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे ए एंड बी। मैं यहीं से आप लोगों को बता देता हूँ, ए एंड बी आर द सबसेट ऑफ अ रियल नंबर, देन अ मैपिंग फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड function if every line passing through A parallel to B intercept the curve या cut the curve exactly one time, वो मेरे पास यहाँ पर one time जो है यहाँ पर कर्व को कट कर रही है, one time यहाँ पर जो है वो कर्व को कट कर रही है, हाँ या ना। एक और एग्जांपल ले लेते हैं आप लोगों के साथ, आप लोगों ने इसको यहाँ पर नोट डाउन कर लिया होगा। एक और एग्जांपल के ऊपर बात कर लेते हैं। यस एवरीवन, एक और एग्जांपल जो आप लोगों को और क्लियर करेगा इस कॉन्सेप्ट को समझने में। तो हमारे पास यहाँ पर ये क्या है सर, एक एक्स एक्सिस बना लो, एक वाई एक्सिस बना लो, ठीक है सर। सर हमने यहाँ पर बना ली एक एक्स एक्सिस बना ली यहाँ पर सर, और एक हम लोगों ने यहाँ पर बना ली सर वाई एक्सिस, एक हम लोगों ने बना ली सर वाई एक्सिस, हाँ या ना। और इसी का हम लोग यहाँ पर अभी 1 मिनट के लिए कॉपी कर लेते हैं इसको ना, ताकि हम यहाँ पर इसको दोबारा बना पाए। डन। तो एक लाइन मैंने यहाँ पर पास करी लाइक दिस, इस तरीके से हम लोगों ने एक लाइन यहाँ से पास कर दी, ये वाली, ये लाइन जो है हम लोगों ने यहाँ से पास कर दी। थोड़ी छोटी सी कर्व कर ले लेते हैं ना, एवरी लाइन पासिंग थ्रू ए पैरेलल टू बी कट द कर्व एग्जैक्टली वन टाइम। तो सर हमारे पास क्या इधर से भी हम लोग चेक कर सकते हैं, हाँ इधर से भी कर सकते हैं, तो हमें इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो आप लोग अब यहाँ पर इसको देख सकते हो, आप लोग अब ये ग्रीन कलर की लाइन को देखो, एवरी लाइन पासिंग थ्रू ए पैरेलल टू बी कट द कर्व एग्जैक्टली वन टाइम। कोई सी भी लाइन आप यहाँ पर ले लो, कोई सी भी लाइन ले लो, तो यस इसका आंसर क्या आ जाएगा, यस। तो सर ये हमारे पास यहाँ पर क्या बना रहा है सर, ये फंक्शन बना रहा है, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर इसको और कॉपी करते हैं, कंट्रोल जेड कंट्रोल वी। चलो जी, तो हमारे पास एक और कर्व मैं यहाँ पर आप सभी के साथ यहाँ पर मैं ले लेता हूँ बहुत ही बेहतर तरीके से। चलो आओ, इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर ना एक्सटेंड कर देते हैं, ताकि हम लोग इसको अच्छे तरीके से जो है वो और बेहतर तरीके से यहाँ पर समझ पाएं। इसको भी हम लोग जो है थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं, आया ना। चलो अब इसको पकड़ के थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। सर बनाना क्या चाहते हो, अगर मैं आप लोगों से ये एक कर्व लूं लाइक दिस, ऐसा, और आप लोगों को बताइए किसका कर्व है, आया ना। यस सर, और मुझे कमेंट्स में बताना कौन से ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का कर्व है। एवरी लाइन पासिंग थ्रू ए पैरेलल टू बी कट द कर्व एग्जैक्टली वन टाइम। देख सकते हो वो एक ही बार कट कर रहा है, चाहे जैसे मर्जी चले जाओ, चाहे आप लोग इधर से चले जाओ, वो एक ही बार इसको यहाँ पर कट करने की कोशिश कर रहा है, वो एक ही बार इसको यहाँ पर कट करने की कोशिश कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर इसके ऊपर भी मैं बोल दूंगा यस,
ये जो है मेरे पास यहाँ पर फंक्शन है एवरी लाइन पासिंग थ्रू ए पैरेलल टू बी, एवरी लाइन पासिंग थ्रू ए पैरेलल टू बी एग्जैक्टली वन टाइम वो यहाँ पर कवर करना चाहिए। तो इसका मतलब ये हमारे पास यहाँ पर फंक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हमारे पास ये फंक्शन की डेफिनेशन हमें यहाँ पर ये दे रहा होगा। हाँ या ना? किसी का कोई भी डाउट है तो शेयर जरूर करना। अब अगले पॉइंट के ऊपर बढ़ते हैं, दैट इज टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस के ऊपर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। क्लियर है ना? चलो, तो आप लोग एक बार जल्दी से एक बार इसको यहाँ पर गो थ्रू करो कि हम लोगों ने यहाँ पर सही पॉइंट यहाँ पर लिया है या नहीं लिया है, फिर आप लोग मुझे यहाँ पर ज़रूर बताना। क्लियर है ना? बढ़ूँ आगे? चलो, अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे दैट इज़ अ काउंटिंग ऑफ अ फंक्शन, जिसको हम लोग टोटल नंबर ऑफ फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। हैश टैग न्यू टॉपिक, बहुत ही प्यारा टॉपिक है जिसके अंदर हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है, जिसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, कि भाई फंक्शन कितने हम लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं, या इसको हम लोग यहाँ पर बोल देंगे काउंटिंग ऑफ फंक्शन, काउंटिंग ऑफ फंक्शन फ्रॉम अ फाइनाइट सेट टू फाइनाइट सेट। अब हम लोग इस टॉपिक को यहाँ पर लेते हैं कि भाई अगर हमें टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस के बारे में पूछा हो तो अब हम लोग यहाँ पर किस तरीके से, कौन सी तिकड़म हम यहाँ पर अप्लाई करें कि हमें हर ये चीज़ यहाँ पर हमें मिल जाए, कोई भी दिक्कत यहाँ पर ना आने पाए। हाँ या ना? बढ़ूँ आगे? पक्का। किसी भी मेरे फ्रेंड का अगर कोई डाउट हो तो शेयर ज़रूर करना, हम आप सभी के साथ यहाँ पर अवेलेबल हैं, कॉन्सेप्ट को डिलीवर कर रहे हैं। दैट इज़ द टोटल नंबर ऑफ फंक्शन के ऊपर हम यहाँ पर बात करेंगे, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन के ऊपर हम यहाँ पर जो है वो बात करेंगे। क्लियर है ना? चलो एक सेकंड रुकिएगा। यस, बहुत बढ़िया। चलो, दैट इज द टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस। अब अगर मैं आप लोगों से यहाँ पर लेट कर लेता हूँ, मान लो कि ए की कार्डिनलिटी मेरे पास यहाँ पर n है और बी की कार्डिनलिटी m है, क्योंकि मुझे यहाँ पर फाइंड करने हैं टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस। हमारे पास यहाँ पर अब टारगेट क्या है, हमारा हमारा जो यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट के लिए क्या टारगेट है, दैट इज सर टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस हमें यहाँ पर फाइंड आउट करने हैं। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम फाइनाइट सेट टू फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट टू फाइनाइट सेट। यस एवरीवन, फाइनाइट सेट टू फाइनाइट सेट हमारे पास यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस हमें यहाँ पर फाइंड आउट करने हैं। यस एवरीवन, तो क्या हम निकाल पाएंगे? एनी आइडिया? सोचो थोड़ी देर के लिए, वीडियो को पॉज करो और सोचो थोड़ी देर के लिए कि हमारे पास यहाँ पर अब क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पर बनेगा। हाँ या ना? बढ़ूँ आगे? पक्का। अब एक मिनट के लिए यहाँ पर देखना, हमारे पास क्या था सर? फंक्शन था। यहाँ पर मेरे पास इसको थोड़ा बड़ा बड़ा बना लेते हैं ना, ताकि अब हम इसके अंदर एलिमेंट्स को भी एडजस्ट कर पाए। सर ये मैपिंग थी, एफ मैपिंग थी। सर ये ए था, इसको हम यहाँ पर बी बोलते हैं। सर ये डोमेन ऑफ अ फंक्शन होता है। यस सर, सर ये डोमेन होता है। और ये क्या होता है सर? को डोमेन ऑफ अ फंक्शन होता है। यस सर, एक डोमेन होता है, एक को डोमेन होता है। सर डोमेन के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है, इसका नाम दे दो a1, ये a2, ये a3, ये a4, ये a5, ये a6 अप टू सो ऑन। मेरे पास यहाँ पर ये an मेरे पास अवेलेबल है। हाँ या ना? सिमिलरली b के पास कितने एलिमेंट्स हैं? m एलिमेंट्स अवेलेबल हैं। तो b1, b2, b3, b4 अप टू सो ऑन bm एलिमेंट्स मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल हैं। कितने एलिमेंट्स अवेलेबल हैं? bm एलिमेंट्स अवेलेबल हैं। तो अब मुझे यहाँ पर ये टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस के ऊपर बात करनी है, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस के ऊपर जो है वो यहाँ पर बात करनी है। आ जाओ, अब लिखते हैं हम लोग यहाँ पर सर टोटल नंबर ऑफ फंक्शन वो क्या होते हैं। अब एक मिनट के लिए अगर आप लोग यहाँ पर समझो, एक मिनट के लिए, कि मेरे पास यहाँ पर a1 को इधर भेजने के लिए कितने चांसेस हैं? a1 को इधर भेजने के लिए कितने चांसेस हैं? आप लोगों में से कोई भी स्टूडेंट बता पाएगा कमेंट सेक्शन पे? सर आप लाइव का फील दे रहे हैं लेकिन लाइव जैसा नहीं है। हाँ, मैं लाइव का फील तो आप लोगों को यहाँ पर दे रहा हूँ, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। हाँ या ना? देखो a1 जो है वो हमारे पास इन m में से किसी पे भी जा सकता है। इसका मतलब आप लोग यहाँ पर देखना, a1, यहाँ a2, यहाँ a3 अप टू सो ऑन, मैं यहाँ पर लिखूंगा an, मैं यहाँ पर लिखूंगा an।
अब आप लोग इसको अपने आप खुद एनालाइज करो 1 मिनट के लिए। मैंने आप लोगों को बोला था देयर एग्जिस्ट अ वाई, एक वाई भी हो सकता है, यूनिक वाई भी हो सकते हैं, बहुत सारे वाई भी हो सकते हैं। इसका मतलब सर मेरे पास यहाँ पर A1 जो है वो इधर मेरे पास यहाँ पर मैप कर रहा है, हाँ या ना? तो इनमें से किसी एक नंबर पे जाएगा वो। इसका मतलब A1 को अपने आप को फुलफिल करने के लिए कितनी चॉइस है सर? M चॉइस अवेलेबल है ना? अब ये कोई फिक्स नहीं है कि ये एक पे ही जाएगा तो दूसरे के लिए नहीं जाएगा। हो सकता है सपोज करो A1 जो है वो B3 पे चला गया, तो B2 भी जो है वो B3 पे जा सकता है, या इन M में से किसी एक पे भी जा सकता है, हाँ या ना? तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर A2 के लिए भी मेरे पास यहाँ पर M चॉइस है, A3 के लिए भी M चॉइस है, एंड सो ऑन AN के लिए भी मेरे पास यहाँ पर सर M चॉइस है। तो बाय द परमुटेशन एंड द कॉम्बिनेशन फार्मूला ये सब मल्टीप्लाई होगा, कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होगा सर? N टाइम्स हमारे पास यहाँ पर ये मल्टीप्लाई होगा। कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होगा सर? ये M टाइम्स हमारे पास यहाँ पर ये मल्टीप्लाई होगा। क्या मेरी बात आप लोग समझ पा रहे हैं? क्या मेरी बात आप लोग समझ पा रहे हैं? ये हमारे पास यहाँ पर M टाइम्स मेरे पास यहाँ पर ये बन रहा है। अच्छा सर, अगर ये M टाइम्स ही बन गया तो इसका मतलब ये कितना बन गया? M की पावर n बन गया। सर M क्या है सर? B की पावर, और ये क्या होगा? कार्डिनलिटी ऑफ E। B क्या है सर? कोडोमेन। यस एवरीवन, कोडोमेन की पावर मेरे पास यहाँ पर क्या बन जाएगी? डोमेन की पावर। तो इसका मतलब सर हमारे पास यहाँ पर जो फाइनल फॉर्मूला बनकर आया है दैट इज टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन के ऊपर अगर हम यहाँ पर बात करें, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन के ऊपर बात करें, तो वो मेरे पास यहाँ पर सर B की कार्डिनलिटी रेस पावर A की कार्डिनलिटी मीन सर कोडोमेन की कार्डिनलिटी रेस पावर सर डोमेन की कार्डिनलिटी इज द फाइनल आंसर फॉर दिस टर्म। यस एवरीवन, इस पेज पे अगर किसी का कोई भी डाउट है तो शेयर ज़रूर करना। बिल्कुल एक ऑफलाइन जैसी फीलिंग आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर पे यहाँ पर मैं देने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। एक बार जल्दी से आप लोग अब यहाँ पर नोट डाउन करो, एक बार आप जल्दी से अब आप लोग यहाँ पर नोट डाउन करो। क्लियर है ना? तो हम लोगों ने टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस यहाँ पर हम लोग बना पाए हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात कर लेते हैं, दैट इज अ वन वन फंक्शन। यस एवरीवन, हैशटैग इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही प्यारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करेंगे, दैट इज सर वन वन फंक्शन। यस एवरीवन, ये क्या होता है ये वन वन फंक्शन? किस तरीके से हम इसको यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं वन वन फंक्शन, इसको अब हम यहाँ पर समझेंगे, सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे, हाँ या ना? बढ़ूँ आगे? पक्का। आप लोगों को मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर भी फील कर पाता हूँ, आप लोगों को मैं हमारे जो है कैमरा पर भी फील कर पाता हूँ। तो वन वन फंक्शन हमारा क्या कहलाता है? आओ जरा अब इसको समझ लेते हैं भाई। वन वन फंक्शन के बारे में आप लोगों का क्या विचार है? किस तरीके से हम इसको यहाँ पर समझेंगे, सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे? वन वन फंक्शन, मान लो मेरे पास यहाँ पर लेट A and B are the two non-empty subset of a real number. Let A and B are the two non-empty subset of a real number. Real number. Then a mapping, मेरे पास यहाँ पर अब ये जो मैपिंग है A से लेकर B तक is called वन वन फंक्शन। यस एवरीवन, अगर मैं इसको यहाँ पर वन वन फंक्शन के तौर पर भी इसको बोलूँ तो इसका मतलब ये कैसे होगा? वन वन फंक्शन इफ, वन वन फंक्शन इफ हम लोगों ने अब दो एलिमेंट्स लेने डोमेन से। सर x1 एंड x2 टाइप के हम लोगों ने दो एलिमेंट लिए A से, कहाँ से सर? डोमेन सेट से। यस एवरीवन, डोमेन सेट से हम लोगों ने दो एलिमेंट लिए, बड़े ध्यान से समझना। x1 एंड x2 हम लोगों ने दो एलिमेंट ले लिए डोमेन सेट से, सच दैट सर उन पे f ऑफ x1 विच आर इक्वल टू द f ऑफ x2 अगर हम लोगों ने किया, दिस इंप्लाइज मेरे पास यहाँ पर x1 इज इक्वल टू x2 आ जाता है। अगर मेरे पास x1 इज इक्वल टू x2 आ जाता है देन द मैपिंग, देन मेरे पास यहाँ पर ये जो मैपिंग है मेरे पास यहाँ पर A to B इज कॉल्ड, हम उसे यहाँ पर क्या कह देंगे? वन वन फंक्शन बोल देंगे। उसे हम लोग यहाँ पर वन वन फंक्शन का नेम यहाँ पर देंगे। दैट इज A to B हम लोगों ने दो एलिमेंट लिए डोमेन सेट से, और वो डोमेन सेट पे अगर हमने मैपिंग इक्वल कर दी और वो दोनों इक्वल आते हैं, उसे हम यहाँ पर वन वन फंक्शन का नेम हम लोग यहाँ पर देते हैं। वन वन
फंक्शन का नेम अब हम लोग यहाँ पर देते हैं। क्लियर है ना? बढ़ते हैं आगे के ऊपर। अच्छा, 1 मिनट के लिए अगर आप यहाँ पर इसको बड़े ध्यान से समझना, 1 मिनट के लिए, हाँ, बड़े ही ध्यान से समझना कि सर हमारे पास यहाँ पर अगर ए की कार्डिनलिटी 2 है और बी की कार्डिनलिटी मेरे पास यहाँ पर 3 है, तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर इधर ए और बी नाम के दो एलिमेंट्स होंगे, इधर मेरे पास यहाँ पर 1 2 3 होगा, ये इधर मैप है। फंक्शन क्या कहता है कि डोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए को डोमेन के पास एक इमेज होनी चाहिए। तो वो मान लो एक इधर चला गया और एक इधर चला गया, तो सर ये तो 1 1 फंक्शन है, डोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए को डोमेन के पास इमेज यहाँ पर है। लेकिन सर अगर मेरे पास यहाँ पर ए की कार्डिनलिटी को मैं 3 ले लेता हूँ और बी की कार्डिनलिटी को मैं 2 ले लेता हूँ, मैं अगर ए की कार्डिनलिटी को यहाँ पर 3 ले लेता हूँ और बी की कार्डिनलिटी को 2 ले लेता हूँ, तो इसका मतलब यहाँ पर अब देखना, इधर एलिमेंट्स है मेरे पास ए बी सी और इधर एलिमेंट्स है मेरे पास यहाँ पर ओनली 1 एंड 2, यहाँ मेरे पास मैपिंग एफ है। तो इसका मतलब मेरे पास एक इधर चला गया है ना, और एक अगर मेरे पास इधर भी चला जाएगा तो सर ये वाली कंडीशन, ये बेचारा सिंगल रह गया। लेकिन सर फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है? सिंगल किसी को नहीं रहने देना, सिंगल किसी को नहीं रहने देना। तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि अगर मैं यहाँ पर ऐसा बोलता हूँ कि कार्डिनलिटी ऑफ अ ए विच इज लेस देन कार्डिनलिटी ऑफ अ बी लेस देन और इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ अ ए विच इज लेस देन और इक्वल टू द कार्डिनलिटी ऑफ अ बी, दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी विच इज 1 1 फंक्शन। तो हम इसको यहाँ पर बोल सकते हैं विच इज 1 1 फंक्शन। और अगर ए की कार्डिनलिटी ग्रेटर देन मेरे पास यहाँ पर बी की कार्डिनलिटी होती है, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी फंक्शन, वो कोई भी फंक्शन नहीं होगा। तो अगर फंक्शन ही नहीं होगा विच इज 1 1 फंक्शन, तो हम इस केस में यहाँ पर बोल सकते हैं कि अगर ए की कार्डिनलिटी लेसन है तो फंक्शन 1 1 है, तो 1 1 अगर फंक्शन 1 1 है तो वो लेसन होगा। ये दोनों इफ एंड ओनली इफ केस है। मैंने अभी एक पे कराया है, अभी मैं आप लोगों को टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन कराऊंगा, तो वहां से आप लोगों को यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से अब आप लोग इसको इस तरीके से भी बोल सकते हो, है ना, दोनों तरफ से वैसे ही होता है। तो एक इम्पॉर्टेंट जो है यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हमारे पास यहाँ पर सामने आया है। कैसा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है? इफ एफ अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड 1 1 फंक्शन, तो दिस इम्प्लाइज मेरे पास यहाँ पर जो डोमेन की कार्डिनलिटी होती है, डोमेन की कार्डिनलिटी विच इज लेस देन और इक्वल टू द को डोमेन की कार्डिनलिटी, विच इज लेस देन और इक्वल टू द को डोमेन कार्डिनलिटी। बड़ा इंपॉर्टेंट सा ये रिजल्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आप लोग ध्यान देना। जैम स्टैट का पोर्शन यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है अगर इन्होंने यहाँ से क्वेश्चन पूछा तो। वेरी इजी, वेरी सिंपल क्वेश्चन यहाँ पर, हाँ या ना, वेरी इजी एंड द सिंपल क्वेश्चन यहाँ पर अवेलेबल है। डन। तो डोमेन की कार्डिनलिटी विच इज लेस देन और इक्वल टू द को डोमेन की कार्डिनलिटी मेरे पास यहाँ पर होनी चाहिए। अब बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन के ऊपर, फिर हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। दैट इज टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन के ऊपर डिस्कशन हम यहाँ पर कर लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन कि कितने हमारे पास 1 1 फंक्शन जो हैं वो मिलेंगे, कितने हमारे पास यहाँ पर 1 1 फंक्शन जो हैं वो हमें यहाँ पर मिल रहे होंगे। चीज़ों को बहुत ही बेहतर तरीके से आप लोगों के समक्ष हम लोग यहाँ पर चीज़ों को डिलीवर कर रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन, बड़े ही ध्यान से समझना, है ना। चलो आ जाओ, अब हमारे पास यहाँ पर क्या है? टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट केस नंबर 1 लेता हूँ कि अगर मेरे पास ए की कार्डिनलिटी 2 है और बी की कार्डिनलिटी मेरे पास यहाँ पर 3 है, तो मेरे पास कितने टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन होंगे? देखना भी 1 मिनट के लिए। मेरे पास यहाँ पर ये नंबर है, ये नंबर है, यहाँ से यहाँ एक एफ मैपिंग है, ये ए है, ये बी है। ए के पास एलिमेंट्स हैं ए एंड बी, इधर एलिमेंट्स हैं 1 2 एंड 3 है। तो हम क्या करते हैं, इसको 1 मिनट के लिए इस पूरी चीज़ को ना यहाँ पर हम लोग जो है वो कॉपी कर लेते हैं, है ना। हम इसको यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं, और क्योंकि अब हम लोग आगे बढ़ाएंगे ना इसको, तो ये हो गया मेरा पहला फंक्शन, है ना। फिर हम लोग यहाँ पर फिर इसमें
दूसरा फंक्शन भी इंक्लूड कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा दूसरा फंक्शन, तीसरा फंक्शन। फिर हम लोग इसमें चौथे फंक्शन को भी इंक्लूड कर देते हैं, ये हमारा आ गया चौथा फंक्शन। फिर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे पांचवा फंक्शन, ये हो गया हमारा फिफ्थ फंक्शन। फिर हम लोग यहाँ पर बात कर लेंगे हमारे सिक्स्थ फंक्शन के ऊपर, वेरी इंपॉर्टेंट एंड द वेरी इजी। सर आपको कैसे पता 6 ही होंगे? अरे मुझे तो पता है, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। तो ये हमारे 6 के 6 फंक्शन हमारे पास यहाँ पर आ चुके हैं। अब इनको मैप देना है हमारे को यहाँ पर, आओ जरा मैप कर देते हैं। हो सकता है ए जो है वो 1 पे जाए, बी 2 पे जाए, हो सकता है ए 2 पे जाए, बी 3 पे जाए, हो सकता है ए 1 पे चला जाए, बी 3 पे चला जाए, हो सकता है ए 2 पे चला जाए, बी 1 पे चला जाए, हो सकता है ए 3 पे चला जाए, बी 2 पे चला जाए। और कोई वैल्यू, और कोई वैल्यू यहाँ पर बची हो सकता है कि और कोई वैल्यू यहाँ पर बची हुई है, ए 1 पे बी 2 पे, ए 1 पे बी 2 पे, ये वाली वैल्यू आ गई। हो सकता है ए 3 पे चला जाए और बी 1 पे चला जाए, बड़ा क्रॉस भी तो है, दो छोटे क्रॉस एक बड़ा क्रॉस। यस, तो ये 6 फंक्शन यहाँ पर बनेंगे। दीज 6 आर द वन वन फंक्शन। तो बहुत से स्टूडेंट्स के माइंड में आ रहा होगा, है ना, बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं इस तरीके से इसको सोच रहे होंगे। मैं अभी ऐसा लिख रहा हूँ, स्टूडेंट नेम से इसको लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे अभी आप लोगों का यहाँ पर जो है नाम नहीं पता, तो मैं स्टूडेंट लिखूंगा यहाँ पर। कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन जो है हमारे पास यहाँ पर, टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन जो है हमारे पास यहाँ पर, कार्डिनलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय कार्डिनलिटी ऑफ बी, मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मतलब 6 आता है, मतलब 6 आता है। मुझे पता है बहुत से स्टूडेंट ऐसा सोच रहे होंगे। अब देखते हैं क्या ये स्टूडेंट ने ट्रू सोचा है या फॉल्स सोचा है। एक मिनट, अभी हम इसके स्टेटस को यहाँ पर पेंडिंग रखते हैं। एक बार जल्दी से आप लोग नोट डाउन करो, मैं साइड हो जाता हूँ। जल्दी से आप लोग इसके बारे में मुझे बताओ कि मेरे पास यहाँ पर ये टोटल नंबर ऑफ फंक्शन जो हैं वो यहाँ पर ये बन चुके हैं। क्लियर है पॉइंट? अब आते हैं हम लोग यहाँ पर बात करते हैं इसी पॉइंट को यहाँ पर अब हम लोग कॉपी करेंगे, क्योंकि अब हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन के ऊपर। तो मैं यहाँ पर इसको क्लियर कर देता हूँ, आप लोगों के पास हैं ये नोट्स में, मैंने कॉपी किया है। अब क्योंकि अब मैं इसका केस नंबर 2 के ऊपर बात करने वाला हूँ, आओ जरा अब हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे, दैट इज सर केस नंबर 2 के ऊपर। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि अगर ए की कार्डिनलिटी मेरे पास यहाँ पर m है और b की कार्डिनलिटी मेरे पास यहाँ पर a की n और b की m अगर मेरे पास अवेलेबल है, तो हमारे पास अब क्या क्या वैल्यूज जो हैं वो यहाँ पर अवेलेबल होंगी। हाँ या ना? कोई मुझे बता सकता है कि इसको अब हम लोग यहाँ पर किस तरीके से अवेलेबल करवा पाएंगे? हाँ या ना? सर अभी हमें m और n के बीच में कोई यहाँ पर अंतर यहाँ पर नहीं पड़ा, तो है ना, तो यहाँ से सर इसका सब केस नंबर 2.1 मेरे पास आता है कि अगर a की कार्डिनलिटी ग्रेटर देन आ जाती है b की कार्डिनलिटी से, तो हम बोल देंगे देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी फंक्शन, मेरे पास यहाँ पर एनी फंक्शन जो है a से लेकर b तक विच इज वन वन, वो मेरे पास यहाँ पर वन वन नहीं होगा, विच इज वन वन, विच इज वन वन। हाँ या ना? तो देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी वन वन फंक्शन। अब यहाँ पर हम इसका दूसरा केस ले लेते हैं, 2.2 केस ले लेते हैं कि अगर मेरे पास यहाँ पर a की कार्डिनलिटी जो है वो लेस देन और इक्वल टू द b की कार्डिनलिटी, तो हम यहाँ पर बोल देंगे देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन फ्रॉम a टू b विच इज वन वन, वो मेरे पास यहाँ पर वन वन फंक्शन की कंडीशन को वेरीफाई करता है। आ जाओ एक बार वन वन फंक्शन को यहाँ पर बनाते हैं। आ जाओ अब एक बार, मेरे पास यहाँ पर ये क्या है सर, a फंक्शन है, ये क्या है सर, बी फंक्शन है ना, सॉरी ए सेट बी सेट, और ये एफ है, इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम डोमेन, इसका नाम कोडोमेन। सर नाम तो बड़े प्यार से आपने इनको दे दिए, अब प्यार से इनके एलिमेंट्स भी डाल दो। तो प्यार से सर इनके एलिमेंट्स डाल देते हैं, A1 A2 A3 A4, कितने एलिमेंट्स थे? तो मेरे पास यहाँ पर सरकार AN एलिमेंट्स थे। कितने आदमी थे सरकार? AN आदमी थे, है ना। अब बी के पास, है ना, बी के पास कितने आदमी हैं? तो A1 A2 A3 A4 अप टू सो ऑन सर BM तक यहाँ पर अवेलेबल है, मतलब उसके पास बैच मैनेजर तक के आदमी हैं। BM मतलब बैच मैनेजर, बड़ी सुपर डुपर पोस्ट होती है ये PW में, बैच मैनेजर, सारी शक्तियां इनके पास होती हैं बैच की
सारी शक्तियों का इस्तेमाल ये करते हैं। दैट इज द बीएम, बैच मैनेजर। तो इसके पास mth एलिमेंट है, बी का mth एलिमेंट बीएम। अब वन वन है, तो मतलब यूनिक एलिमेंट के पास यूनिक इमेज होनी चाहिए। सीधी सीधी सी बात है, अगर हम वन वन के ऊपर बात कर रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पर सर यूनिक एलिमेंट के पास, यहाँ पर सीधी सीधी सी बात है, यूनिक एलिमेंट इम्प्लाइज यूनिक इमेज। यस एवरीवन, यूनिक इमेज। इमेज का मतलब क्या होता है यहाँ पर, मतलब जो हमारा एफ ऑफ एक्स करने के बाद फंक्शन सेटिस्फाइड होता है, जो हमारा एफ ऑफ एक्स करने के बाद फंक्शन सेटिस्फाइड होता है। यूनिक एलिमेंट इम्प्लाइज यूनिक इमेज, जो फंक्शन को सेटिस्फाइड करता है। अच्छा सर, अगर हम यहाँ पर इसको समझें थोड़ी देर के लिए, तो सर अगर A1 जब इधर जाएगा तो उसको इधर फुलफिल करने के लिए कितनी चॉइस है, M चॉइस है। ठीक है, आ जाओ। तो अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, दैट इज टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन की। टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन की तो क्या होगी सर, हो सकता है A1 की चॉइस, सर A2 की चॉइस, सर A3 की चॉइस, सर A4 की चॉइस, A5 की चॉइस, A6 की चॉइस, और ये AN की चॉइस। आ जाओ अब चॉइस गिनते हैं इनकी। A1 जब उधर जाएगा तो कितनी चॉइस होंगी, M चॉइस होंगी। अब क्योंकि हमारे पास यूनिक एलिमेंट के पास यूनिक इमेज है, पीछे एलिमेंट कितने रह गए, M-1। अब जब A2 उधर जाएगा तो कितनी चॉइस हो जाएंगी सर, M-2 चॉइस हो जाएंगी। तब जब A3 इधर जाएगा तो कितनी हो जाएंगी, M-3 चॉइस हो जाएंगी। और जब सर यहाँ पर A4 जाएगा तो M-4 चॉइस यहाँ पर अवेलेबल होंगी। आया ना। हाँ सॉरी 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 सॉरी, दैट इज सर इधर जब हम जाएंगे तो जब इधर कर रहे हैं तो M चॉइस। A2 के लिए कितनी चॉइस है सर, M-1 चॉइस। A3 के लिए कितनी चॉइस है, M-2 चॉइस। A4 के लिए कितनी चॉइस है सर, M-3 चॉइस, एंड सो ऑन। nth नंबर के लिए कितना हो जाएगा, M-1 कम आ रहा है A2 के लिए, ये A3 के लिए, A3 के लिए ये, A4 के लिए ये, तो एक कम आ रहा है, तो M-(n-1) चॉइस। हाँ या ना। वो इतनी चॉइस मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है। कितनी चॉइस अवेलेबल है, ये चॉइस अवेलेबल है। कितनी चॉइस अवेलेबल है, ये चॉइस अवेलेबल है। इसको मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ यहाँ पर, इसको मैं 1 मिनट के लिए ऐसा कुछ यहाँ पर लिख सकता हूँ कि मेरे पास यहाँ पर, चलो अभी इसको यहीं पर ही रहने देते हैं। तो क्या मेरे पास ये टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन आ गए, नहीं सर। सर हो सकता है A2 यहाँ हो, A4 ऊपर हो, मतलब सर ये वाले एलिमेंट भी तो फ्लक्चुएट कर सकते हैं। अब ये n एलिमेंट्स को n जगह पर प्लेस करने का क्या फार्मूला होता है सर, फार्मूला होता है सर n फैक्टोरियल। तो इसको n फैक्टोरियल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा m, यहाँ पर कितनी वैल्यू आएगी M-1, फिर वैल्यू आ जाएगी M-2, फिर वैल्यू आ जाएगी M-3, अप टू सो ऑन M-(n-1). मेरे पास यहाँ पर अभी तक का ये टोटल नंबर ऑफ जो है वन वन फंक्शन का फार्मूला यहाँ पर बना है। अब इसमें और क्या अपडेशन हो सकते हैं, सोचो थोड़ी देर के लिए, सोचो थोड़ी देर के लिए, इसमें और क्या अपडेशन यहाँ पर हो सकती है। यस एवरीवन, मैं साइड हो चुका हूँ, आप लोग सोचो थोड़ी देर के लिए, इसको वीडियो को यहाँ पर पॉज कर दो और चीज़ों को बहुत ही बेहतर तरीके से आप लोग इसको यहाँ पर लिखो। हाँ या ना, बढ़ूँ आगे, चलो आ जाओ। सर इसमें चेंजमेंट हो सकती है सर, इतने पोर्शन को, सर ये जो सिर्फ ये वाला पोर्शन है सर, सिर्फ ये वाला जो पोर्शन है, इसको सर हम MCN लिख सकते हैं। सर कैसे लिख पाएंगे सर, ये MCM का क्या मेथड बना, आप इसको MCM क्यों बोल रहे हैं, देखना अब 1 मिनट के लिए नेक्स्ट पेज पर। दैट इज सर MCN, तो ये क्या होता है सर, ये M फैक्टोरियल, हमें पता है सर ये M फैक्टोरियल, ये होता है सर N फैक्टोरियल, और हमारे पास सर ये वाली वैल्यू हो जाती है M-N फैक्टोरियल। हाँ या ना, M-N फैक्टोरियल। अब हमारे पास यहाँ पर क्या वैल्यू बन जाएगी, हमारे पास यहाँ पर अब सर ये वाली वैल्यू बनेगी सर M, यहाँ बन जाना है M-1, एक कम करते चले जाएंगे, ये बन जाना है M-2, अप टू सो ऑन M-N-1, है ना। N-1 एक टर्म वाला नंबर है मेरे पास, एक कम है, और इनटू में आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर सर ये M-N फैक्टोरियल।
हमारे पास यहाँ पर ये एन फैक्टोरियल वाला भी टर्म है। मतलब अब आप लोग जब इसको यहाँ पर ओपन अप करोगे तो ये वाली वैल्यू से आप इसमें जब काट पीट करोगे तो इसको कर सकते हैं। इसको आपको प्रूफ करने के लिए ये जो कॉन्सेप्ट है ये आप लोगों के लिए डू इट बाय योरसेल्फ है। तो इसका मतलब सर ये एमसीएन है। इसका मतलब सर हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं, दैट इज सर एन फैक्टोरियल और एमसीएन। सर वेरीफाई करो क्या यही फार्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन का। सर वेरीफाई करो, आओ जरा। मैं मेरे पास तो वेरिफिकेशन के लिए बहुत कॉन्सेप्ट है। मैंने यहाँ पर ए की वैल्यू को जब 2 लिया था और बी की वैल्यू को जब हम लोगों ने 3 लिया था तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहे थे सर, टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन जो आ रहे थे वो हमारे पास यहाँ पर कितने आ रहे थे सर, 6 आ रहे थे, हाँ या ना। यस सर। अब मैं इस वेरीफाई को यहाँ पर अप्लाई करता हूँ। मेरे पास ए की वैल्यू कितनी है सर, एन है। बी की वैल्यू कितनी है, अगर एम होती है तो टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन कितने आते हैं, टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन सर हमारे पास आते हैं दैट इज सर एन फैक्टोरियल और एम सी एन। मेरे पास आते हैं एन फैक्टोरियल और एम सी एन। तो सर एन फैक्टोरियल का मतलब है मेरे पास यहाँ पर 2 फैक्टोरियल और मेरे पास यहाँ पर 3c2 की वैल्यू आ जाएगी। ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, ये बन रहा है 3 फैक्टोरियल और सर ये 2 फैक्टोरियल और 3 माइनस 2 कितना हो गया हमारे पास यहाँ पर सर 1 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल, ये बन जाना है 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 1, 1 से 1 कैंसिल आउट, 3 2 जा 6। तो फाइनल आंसर इज दिस, नॉट जो आप लोगों ने यहाँ पर सोचा था। माय डियर फ्रेंड्स, जो आप लोगों ने सोचा था ये गलत सोचा था। जो आप में से अगर किसी स्टूडेंट ने ऐसा सोचा था, गलत सोचा था, ये फॉल्स है इसका आंसर। मतलब आंसर फॉल्स नहीं है ना। इसको समझने वाला जो ये कॉन्सेप्ट है कि सर ये मल्टीप्लिकेशन में आंसर आ रहा होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ये एक फॉल्स रिजल्ट है, ऐसा जरूरी नहीं है। ये हमारे पास एक ये फॉल्स रिजल्ट है। चीज़ों को आप लोग बड़े ध्यान से यहाँ पर अगर समझ पाओ तो हमारे पास ये फॉल्स 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 रिजल्ट है ना। सर टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन 6 आ रहे हैं, ये कंफर्म है। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन जो मेरे पास यहाँ पर आएंगे वो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन कितने आ रहे होंगे, वो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर बन रहा है, वो ये कॉन्सेप्ट हमारे पास यहाँ पर बन रहा है। यस एवरीवन, अगर मैं आज के कॉन्सेप्ट को यहाँ पर देखूँ तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ना था, इसके ऊपर अभी तक हमारी क्या क्या बातचीत हो चुकी है। ये देखो, अभी तक हम लोगों ने फंक्शन पढ़ लिया, हाँ जी। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ फंक्शन पढ़ लिया, हाँ जी। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन पढ़ लिया, हाँ जी। वन वन फंक्शन पढ़ लिया, हाँ जी। टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन पढ़ लिया, हाँ जी। सर ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ अ वन वन फंक्शन यहाँ पर रह गया है। geometrical meaning of a one one function and the geometrical meaning of the onto function, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में डिलीवर करूंगा। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ अ वन वन फंक्शन एंड द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द ऑन टू फंक्शन, इसको अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में ऑन टू फंक्शन के ऊपर भी डिस्कशन अब हम यहाँ पर करेंगे। आई होप आप लोगों के सभी डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। तो अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर नेक्स्ट क्लास का भी कॉन्सेप्ट आप लोगों के साथ यहाँ पर अगर मैं क्लियर करूं, यस एवरीवन, नेक्स्ट क्लास का भी अगर मैं कॉन्सेप्ट आप सभी के साथ यहाँ पर क्लियर करूं तो नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले हम यहाँ पर ले रहे होंगे दैट इज सर ज्योमेट्रिकली मीनिंग ऑफ, क्योंकि दोनों में ना एक पॉइंट का फर्क है, सिर्फ एक पॉइंट का, तो दोनों को इकट्ठा कराता हूं मैं हमेशा। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ वन वन फंक्शन, इसके ऊपर अगर हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पर ऑन टू फंक्शन के ऊपर बात करेंगे, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ऑन टू फंक्शन के ऊपर बात करेंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन के ऊपर बात करेंगे, है ना, और बाइसेक्शन फंक्शन के ऊपर बात करेंगे। वन वन ऑन टू, फाइनाइट सेट क्या होता है, इनफाइनाइट सेट क्या होता है, ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्लास में डिलीवर करें। ठीक है जी, डन। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन था जो मैंने आप सभी के साथ यहाँ पर करा है। बस होमवर्क में यही है, नोट्स बनाते रहो, रिवीजन करते रहो और बहुत ही बेहतर तरीके से अपनी जो ये स्टडी को यहाँ पर जो है आप लोग प्रोसीड कर देना। जैम स्टैट में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इसी तरीके से कॉन्सेप्ट को क्लियर करते रहिए। एक छोटी सी गुरु दक्षिणा आप सभी से चाहूँगा, एक प्यारी सी जेन्युइन सी रेटिंग करके ज़रूर जाना कि आप लोगों को हमारा क्लास यहाँ पर कैसे लगा, ताकि आप लोगों का ये प्यार मेरे तक यहाँ तक ज़रूर पहुँच जाए। एज अ गुरु दक्षिणा आप सभी से ये बात मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, है ना।
तो बस एक जेन्युइन रेटिंग, आप लोग यहाँ पर एक जेन्युइन सी रेटिंग जरूर करके जाइएगा। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिएगा, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, एंड लव यू ऑल। जय हिंद।